हेलो एवरीवन। सो आज हम देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक्स ऑफ इकोसिस्टम चैप्टर। जहां पे देखो आज हम कवर कर रहे हैं एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडेमिक स्पीसीज कौन से है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ऑल डिकम्पोजर क्या है। मतलब ये एक सिंगल सेशन होगा जिसमें हम एनवायरनमेंट का पूरा एक रैपिड कवरेज करेंगे, जो आने वाले प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं उनको तो जरूर देखना है, एंड जो नहीं दे रहे वो भी आगे चल के जैसे आपके अकॉर्डिंगली पार्ट्स में देखो या कंप्लीट जब भी आपको टाइम मिले जरूर देखना। बट क्योंकि ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, तो कई सारे टॉपिक्स इसमें से आपको पता होंगे। बट कुछ आज हम बहुत ही यूनिक टॉपिक भी देखने वाले, जैसे नीश क्या है, होम रेंज क्या है, होम टेरिटरी क्या है, इकोटोप क्या है, इकोक्लाइन क्या है, इकोफीन क्या है। ऐसे डेफिनेशंस पे एक आध अगर क्वेश्चन आता है तो दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसमें देखो हम लगभग कुछ ये 6 टॉपिक्स आपके सामने हैं जो अभी हम देखने वाले हैं। यूट्रोफिकेशन होगा, स्पीसीज एंड देयर बिहेवियर्स हो गए, बायोम्स, बायोम या बायोटाइप क्या होता है, टाइप ऑफ बायोस्फीयर क्या है, इकोसिस्टम एंड उसके टाइप्स क्या है, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स। हाँ, ऐसे कुछ टॉपिक हो गए कि जहां पे मैं इनके आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। वो कहाँ मिलेंगे मैं आगे बताऊंगा आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज जो अभी तक हमने नहीं लिया था, एनिमल किंगडम थोड़ा सा इन शॉर्ट हम पढ़ने वाले हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा, फूड चेन, फूड वेब, एनिमल किंगडम एग्जैक्टली क्या है। जैसे मैंने अभी बताया इकोटोन, इकोक्लाइन, एज इफेक्ट, एज स्पीसीज, इकोटोप, इन सब में क्या फर्क है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है उसका एक रैपिड रिवीजन करेंगे। कई लोगों को तो शायद पता होता है कि म्यूचुअलिज्म, अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, बट एक बार हम एक इसको रैपिड रिवीजन आज देने वाले हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड, ऑल इन्वेजिव स्पीसीज में से कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेजिव करंट अफेयर्स में स्पीसीज कौन से वो हम देखेंगे। बाकी के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। ऑल नॉक्टर्नल स्पीसीज क्या है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंडिया के कौन से स्पीसीज है, वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक एंडेमिक स्पीसीज कौन से वर्ल्ड वाइड है ना, वो भी हम इसी सेशन में एक बार रैपिड रिवाइज करने वाले हैं। तो देखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक्स जिस पे रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं, तो आज वो हम देखने वाले हैं। बाकी अगर किसी को देखना डिटेल में ही अगर सेशन चाहिए होगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। स्पीसीज रिलेटेड प्लेलिस्ट है जहां पे मैंने काफी डिटेल में कवर किया है नॉक्टर्नल स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, इन्वेजिव स्पीसीज। जब भी मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा तो उसमें भी आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके, उस पीडीएफ को ओपन करके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप वो वहां से भी देख सकते हो, जहां पे मल्टीपल मैंने एक 9 से 10 वीडियोस इसमें ऐड किए हैं जो अभी मैंने टॉपिक शो किए। उसके बाद ये जो नोट्स वगैरह मिलेंगे आपको, तो वो कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल सुमित सर नोट्स, विदाउट स्पेस टाइप करना है टेलीग्राम पे, सुमित सर नोट्स वहां पे मिलेंगे। और उसके फाइल सेक्शन आप चेक करते रहो, वहां पे आपको ये फाइल सेक्शन में नोट्स मिलेंगे। तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए कि ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने जा रहा है अनअकैडमी का, जो होगा 4th ऑफ मई को। देखो संडे को जो सुबह 9:30 बजे आपका जीएस का पेपर होगा, एंड सीसेट का 2:30 बजे का पेपर होगा, राइट। तो ये सभी को देना है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया काफी स्टूडेंट्स इसको, इस टेस्ट को देते हैं। और जिसमें आपका रैंक भी आपको समझ में आएगा, कितने स्टूडेंट्स में आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं, उसका पूरा एक एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो काफी अच्छी टेस्ट है, इसको जरूर एनरोल करो। कमेंट में आपको इसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। टॉप 10 रैंकर्स, बाकी एक्साइटेड प्राइजेस भी है कि फ्री एक्सेस भी मिलेगा पूरे प्लस कोर्सेज का, एंड प्रीलिम टेस्ट सीरीज फॉर 1 मंथ ऑल्सो, है ना। तो टॉप 30 रैंकर्स गेट फ्री एक्सेस टू सीसेट टेस्ट सीरीज फॉर द 1 मंथ ऑल्सो, राइट। तो ये भी काफी सारे बेनिफिट्स है, वो जरूर देख लेना। बाकी अभी तक का सबसे कम प्राइस पूरे मतलब जीएस के सब्सक्रिप्शन पे आपको दिखेगा ओनली 17,999 पे। मतलब जितने भी अपना कंप्लीट यूपीएससी का जीएस का कोर्स है वो आपको यहाँ मिलेगा, इंक्लूडिंग 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन। ये काफी गोल्डन चांस है सबके लिए, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो इसको भी एनरोल करो क्योंकि अभी अपने कई सारे बैचेस मेरे स्टार्ट हो रही है जो क्यों मतलब न्यू स्टूडेंट्स है या ओल्ड भी स्टूडेंट्स है, तो एकदम बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी होगा, एनवायरनमेंट भी मैं कवर कर रहा हूँ उसमें, एग्रीकल्चर होगा, विद आंसर राइटिंग भी होगा। और इतना सब कुछ आप इतने कम प्राइस में, मतलब शायद ही आपको कहीं मिलेगा, और इतना मतलब बेस्ट कंटेंट के साथ। इवन बाकी टीचर्स भी यहाँ पे आपको उसी प्रकार का, उसी लेवल का कोचिंग करेंगे, ठीक है। सो यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन यूज दिस कोड सुमित के लाइव। बाकी बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश तीनों भी लैंग्वेजेस में बैचेस है जिसको आप एनरोल कर सकते हो। जैसे मंजिल बैच अभी 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आगाज बैच है जो 7 तारीख से है, न्यू बैच भी 7 तारीख से होगा। तो अलग अलग बैचेस है जिनका 26 है, 27, उसके अकॉर्डिंगली ये बैच हमने सेट किया है।
बाकी इस बार अनअकैडमी के रैंकर्स भी आप जानते हो सभी, है ना? काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट हुए एंड जिन्होंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने प्रॉपर मतलब क्लासेस किए थे, जिनका प्लस वॉच टाइम भी आप देख सकते हो और जिनको मतलब डेफिनिटली बेनिफिट हुआ इंक्लूडिंग द टेस्ट आल्सो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द फर्स्ट टॉपिक बेसिक डेफिनिशंस इन इकोसिस्टम। जो बेसिक बेसिक छोटी-छोटी डेफिनिशन छोटे-छोटे टॉपिक्स है उसको हम फटाफट आज कवर करेंगे। जैसे नीश क्या होता है? पहला टॉपिक हम देख रहे हैं नीश। तो देखो नीश मतलब क्या है कि जहां पे स्पीसीज रहती है उसका फंक्शनल रोल क्या है, द फंक्शनल रोल ऑफ द स्पीसीज। जैसे अब एक हनी बी है तो उसका उस इकोसिस्टम में क्या रोल है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वो उसके नेक्टर से हनी कलेक्शन करती है, बट उसके साथ वो और क्या कर रही है कि वहां पे पॉलिनेशन भी एक्टिव करती है। उस पॉलिनेशन की वजह से वहां पे जो बाकी फ्लोरा है, बाकी प्लांट्स है, वो सर्वाइव कर पा रहे हैं बिकॉज उनका एक जनरेशन वहां पे आगे पास ऑन हो रही है। तो द फंक्शनल रोल that species plays in ecosystem, that area या that study of those species okay is known as niche। तो कंप्लीट उनका फंक्शनल रोल क्या है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जबकि हैबिटेट मतलब क्या होता है, हैबिटेट मतलब जो वो स्पीसीज जहां रहते हैं वो अधिवास, ओनली अधिवास को हम क्या कहते हैं, बस रहने वाली जगह को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। बट नीश क्या है, बहुत ही इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है। अब जैसे देखो, एक मुझे अगर कंजर्वेशन करना है, प्रोटेक्टेड एरियाज अगर हमें करना है, तो सबसे बेस्ट क्या है, उस स्पीसीज का निश पढ़ लो। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया कि टाइगर, एक टाइगर रिजर्व आप डिक्लेयर कर रहे हो, बट वो टाइगर अगर कुछ महीनों में माइग्रेट करके, या एलिफेंट होगा वो माइग्रेट करके कोई अदर रीजन में जा रहे हैं, तो आपने प्रोटेक्ट एक एरिया किया था, वो गए दूसरी जगह पे। ठीक है, इसलिए नीश मतलब क्या है, पूरे साल भर वो कब प्रोडक्शन करते हैं, वो कब मेटिंग करते हैं, कब वो माइग्रेट करते हैं, कहाँ पे वो रहते हैं, एग्जैक्टली उनका फूड क्या है, वो इंटरलिंक कहाँ-कहाँ से, उस सभी फंक्शनल रोल को हम क्या कहते हैं, निश, और उनका इकोसिस्टम पे भी क्या इम्पैक्ट है। तो आई होप सबको समझा हैबिटेट और निश में क्या फ़र्क है। उसके बाद दूसरी कांसेप्ट हम देख रहे हैं, होम टेरिटरी एंड होम रेंज। होम टेरिटरी एंड होम रेंज। होम रेंज मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम टाइगर का। तो एक टाइगर है, उसका एक मान लो कि एक आधी केव जैसा है, या उसका एक रहने की जगह है जहां पे वो रह रहा है, उसकी फैमिली रेस कर रहा है ना। टाइगर होगा, लायन होगा, एलिफेंट, आप कोई भी एग्जांपल ले लो। तो वो जहां रह रहा है वो क्या है, उसकी टेरिटरी। बट होम रेंज मतलब क्या, तो होम रेंज मतलब यहाँ पे वो दिन भर फूड हंट करने के लिए जाएगा, या घूमने के लिए जा रहा है, राइट, जो भी होगा उसकी डे टू डे एक्टिविटी कर रहा है, दैट इज होम रेंज। मतलब वो क्या होता है, आउटर सर्कल इज रेंज, जहां वो रेंजिंग कर रहा है, घूम रहा है, राइट। बट एट द एंड जहां सोने के लिए आएगा, रात में आएगा या दिन में आएगा, यहाँ पे जहां पे रेस्ट करेगा, वहां पे उसके पग्स हो गए, मतलब जो भी है ना ये होगा, तो वो सब वहां पे आने के बाद वो क्या होगा, उसका होम टेरिटरी। जैसे हमारा खुद का एग्जाम्पल ले ले, तो हम एक आधे कॉलोनी में रहते हैं, राइट। वो कॉलोनी को हम क्या कहेंगे कि हाँ, मेरी ये कॉलोनी मेरी होम रेंज है, या मेरी एक सिटी मेरी होम रेंज है, जहां पे मैं दिन भर घूमने जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, राइट। बट वो मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ क्या, तो होम रेंज कभी प्रोटेक्टेड होता है क्या, नो, इट इज नॉट प्रोटेक्टेड। बट होम टेरिटरी, जैसे हम अपने फ्लैट पे चले जाते हैं, अपने घर में चले जाते हैं, वो मेरा क्या होगा, होम टेरिटरी। तो वो मैं प्रोटेक्ट करता हूँ क्या, बिल्कुल। वो कंपाउंड्स है, कोई अगर अनजान पर्सन आता है तो हम ऑब्वियसली पुलिस को कॉल करेंगे या उस पर एक्शन लेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, होम टेरिटरी। तो होम टेरिटरी की वजह से क्या होता है कि डिफरेंट स्पीसीज में जो कंपटीशन है वो कम होता है। क्या टेरिटरी प्रोटेक्टेड होती है क्या, तो यस, टेरिटरी इज प्रोटेक्टेड, बट होम रेंज इज प्रोटेक्टेड, नो। होम रेंज इज ओपन फॉर ऑल, है ना, तो वो एक रहेगा। तो टेरिटरी क्या होती है, प्रोटेक्टेड होती है, बट होम रेंज इज प्रोटेक्टेड, डेफिनेटली नॉट। तो बस इन चीजों को ध्यान रखो कि कंपटीशन कम करने के लिए क्या होता है, इसमें होम टेरिटरी होती है। तो ये हो गया टेरिटरी एंड होम रेंज का फर्क, एकदम सिंपल फर्क है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है यूट्रोफिकेशन, है ना। एनवायरमेंट में कई बार आपने देखा होगा कि जो भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन हम देख रहे हैं, वाटर पोल्यूशन होता है। बट स्पेसिफिकली कौन सा वाटर पोल्यूशन, जिसमें जो वाटर रन ऑफ है, मतलब अगर रेनफॉल होता है बहुत ज्यादा, एक आधे एग्रीकल्चर फार्म्स में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर दिए, केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए, जिसमें क्या होता है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटैश। अब वो बारिश के पानी के साथ वो बह के जाएगा कहीं ना कहीं, चाहे लेक में जाए या कहीं रिवर में चला जाए, राइट। और वो एक्यूमुलेट होगा, उस में नाइट्रोजन कंटेंट वाटर में जो है वो इस लेक में भी ऐड हो जाएगा। और जो इस लेक में डिफरेंट लेक के प्लांट्स हो गए, लेक के
जो फ्लोरा होगा उसको न्यूट्रिशन मिल गया, मतलब फर्टिलाइजर मिल गया, तो इसकी ग्रोथ बढ़ेगी क्या? यस, ग्रोथ बढ़ेगी। जो नेचुरल ग्रोथ थी उससे ज्यादा ग्रोथ होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, फिर यहाँ पे एक सफोकेशन क्रिएट होगा, मतलब बहुत ज्यादा एक्वेटिक प्लांट ही हो गए, बट यहाँ पे जो फिश है बाकी सब है वो, उनके लिए ऑक्सीजन कम पड़ेगा, उनका बीओडी इंक्रीज होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उस वाटर की इंक्रीज होगी। जैसे एल्गे होगा तो पूरा ग्रीनिश कवर आ जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। इंक्रीज इन न्यूट्रिशन इन लेक और वाटर बॉडी, है ना? न्यूट्रिशन बढ़ने के कारण ही होता है। तो इवन पोल्यूशन से भी हो सकता है, जैसे अभी कोई रिवर्स है, जहां पे अगर रिवर में पोल्यूशन बढ़ गया, जैसे डिटर्जेंट है, हम अर्बन एरियाज में भी अगर कोई रिवर फ्लो होती है उसमें डिटर्जेंट जा रहा है, काफी सारे पोल्यूटेंट जा रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन कंटेंट होगा तो वो भी यूट्रोफिकेशन कॉज कर सकता है। तो दैट इज द थिंग कि यूट्रोफिकेशन से क्या लेक एंड वाटर बॉडीज डिस्ट्रॉय होता है? यस। उसकी इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होती है? यस। क्या फ्रेश वाटर का लेक जो सोर्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है? यस। है ना? सो दैट इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट है नाउ एक्वेटिक इकोसिस्टम। मैं चाहता था कि आपको बताऊं, एक्वेटिक इकोसिस्टम पे कई बार क्वेश्चन आए हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम, देखो अभी जैसा हमें फॉरेस्ट में पता है, ग्रासलैंड में पता है कि प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट्स हो गए, फॉरेस्ट होगा या फिर ग्रासलैंड्स हो गए। बट हमें कई बार ये नहीं पता होता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या है। जैसे कोरल तो जनरल पता है ना? सीवीड ज्यादा से ज्यादा पता है, सी लेट्यूस पता होगा, बट उससे भी नीचे कुछ और, मतलब वेरी स्मॉल अगर हम देखेंगे तो कुछ प्रोड्यूसर्स होता है जो सनलाइट के थ्रू अपना फूड प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर में क्या आता है? डाइटम्स। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि प्रोड्यूसर है क्या डाइटम्स? यस, डाइटम्स डाइनोफ्लैगेलेट्स इज अ प्रोड्यूसर। यहाँ पे ध्यान से देखो, डाइटम्स एंड डाइनोफ्लैगेलेट्स ये पहला प्रोड्यूसर जोन आता है जो सनलाइट से अपना फूड बनाता है। इनको कंज्यूम करने वाली, ये हो सके तो प्लीज सबको लिखना है क्योंकि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो, डाइटम्स एंड डाइनोफ्लैगेलेट्स इज अ प्रोड्यूसर। उसके बाद नेक्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर कौन है इस पे? कोपेपॉड्स, टेरोपॉड्स या श्रिम्प्स हो गए, इवन क्रुस्टेशियंस मैं कहूंगा। इसमें आपको और एक ऐड करना है, क्रुस्टेशियंस। क्रुस्टेशियंस, क्रुस्टेशियंस मतलब जो श्रिम्प कैटेगरी होती है ना, जैसे श्रिम्प होगा या फिर प्रॉन्स, आपको पता होगा राइट? उस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं? इवन कुछ प्रकार के लॉबस्टर्स वगैरह होता है, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है? तो डाइटम्स हमने देखा, डाइनोफ्लैगेलेट्स प्रोड्यूसर। सेकंड कैटेगरी में कौन है? टेरोपॉड्स, कोपेपॉड्स, श्रिम्प एंड क्रुस्टेशियंस। फिर थर्ड कैटेगरी में कौन आता है? तीसरे, मतलब अभी ये क्या हो गए, है ना? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि पहले वाले तो चलो ये है ना, प्राइमरी हमने देखा कि फर्स्ट प्रोड्यूसर आ गया, प्राइमरी कंज्यूमर, नाउ इट विल बी सॉरी सेकेंडरी कंज्यूमर। तो जिसको हम कहते हैं ओशन फिश, ओशन सनफिश, एम्फीपॉड्स भी कहेंगे, लैंटन फिश कहेंगे, जो स्मॉल फिश हो गए, मतलब ये स्मॉल जो कि क्रुस्टेशियंस है, टेरोपॉड्स है, उनको कंज्यूम करने वाले कौन है? ओशन सनफिश, एम्फीपॉड्स आल्सो, लैंटन फिश आल्सो। उसके बाद फिर अभी जाओगे तो मोस्टली हम इसको सनफिश कहते हैं, या लार्ज मीडियम टू लार्ज फिश कहते हैं, क्योंकि इसके आगे बहुत कुछ अलग नाम नहीं आएंगे, मैकरल होगा, है ना? उसके बाद फिर आप जाओगे तो शार्क होगा, राइट? उसके और ऊपर अगर शार्क या व्हेल को हम कॉमन ही रखेंगे, तो बेसिकली ये सभी फिश को हम क्या कहते हैं? सनफिश। जो लार्ज फिश होते हैं उनको कहते हैं सनफिश। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? डाइटम्स। कौन से आते हैं? डाइटम्स। ये क्या है? प्रोड्यूसर। एंड डाइनोफ्लैगेलेट्स। क्या है? डाइनोफ्लैगेलेट्स। उसके बाद इन पे जो डिपेंड है वो कौन है? टेरोपॉड्स, राइट? मोस्टली मैंने क्या कहा? क्रुस्टेशियंस, क्रुस्टेशियंस। इसके बाद क्या है? ओशन सनफिश, राइट? एंड उसके बाद फिर क्या है? ओशन सनफिश। एंड उसके बाद नॉर्मली हम क्या कहेंगे? लार्ज फिश या सिंपली सनफिश। ओके, लार्ज फिश या सनफिश। एक बार यहां पे भी आप क्रॉस चेक कर लो। तो देखो, डाइटम्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स फर्स्ट, फिर आ गया कोपेपॉड, टेरोपॉड, उसके बाद आए ओशन सनफिश, एम्फीपॉड्स भी इसमें ऐड कर लेना जो हमारी लिस्ट में रह गया था, एंड लास्ट में क्या है? सनफिश। सिंपल सनफिश कहो या लार्ज फिश, सनफिश एंड लार्ज फिश। तो ये हो गए एक्वाटिक की फूड इकोसिस्टम। ओके, उसके बाद आता है पिरामिड, है ना? या बायोम पिरामिड एक क्या होता है? तो बायोम मतलब क्या है बेसिकली? पहले बायोम समझते हैं। तो अगर इकोसिस्टम की हायरार्की को अगर हम स्टडी करें,
तो देखो एक सिंगल स्पीसीज है, कोई भी सिंगल स्पीसीज है, टाइगर ले लो, आप डियर ले लो, उसका एक नंबर मतलब होता है इंडिविजुअल। उसी स्पीसीज के मल्टीपल नंबर, 2 प्लस नंबर, इसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। इसी प्रकार से मल्टीपल स्पीसीज के मल्टीपल नंबर को हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी। जैसे टाइगर भी है, एलिफेंट है, डीर है, आउल है, एक्सेट्रा। बट अभी तक मैंने क्या कहा कि एक तो इंडिविजुअल है, या उसके मल्टीपल नंबर है, या मल्टीपल स्पीसीज के मल्टीपल नंबर है, तो वो हो गई कम्युनिटी। बट अब मैं कह रहा हूं कि ये बायोटिक हो गए, बट ए प्लस बी। इकोसिस्टम मतलब क्या है? ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब व्हाट? अबायोटिक एंड बायोटिक, जैविक और अजैविक दोनों भी। जैसे कम्युनिटी प्लस अबायोटिक ऑल्सो, अजैविक ऑल्सो, मतलब कौन आ गया? सॉइल आ गया, रिवर आ गया, वाटर आ गया, राइट, एयर है, सनलाइट है। इन सब का बहुत जरूरी है लिविंग थिंग्स के लिए। उसके अलावा इकोसिस्टम रन नहीं हो पाएगी। सिर्फ बायोटिक हो गया और वहां पे अबायोटिक नहीं हो गए तो हो पाएगा क्या? पानी नहीं है, सनलाइट नहीं है ना, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इकोसिस्टम मतलब ए प्लस बी, अबायोटिक प्लस बायोटिक। उसके बाद मल्टीपल इकोसिस्टम के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बायोम। जहां पे थोड़ा इक्वल, हल्का सा इक्वल क्या होता है? टेम्परेचर इक्वेटल, या टेम्परेचर पैटर्न, या रेनफॉल पैटर्न, या थोड़ा सनलाइट पैटर्न। अगर इक्वल होगा तो मतलब बेसिकली क्या है कि इक्वल या सिमिलर टाइप ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनलाइट, इसमें से कोई भी अगर सिमिलर टाइप में होगा तो उसको हम, उस ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं? बायो। फॉर एग्जांपल इसमें बताता हूं कि अगर हम देखते हैं बायोम के कुछ पार्ट है, 4 पार्ट। ट्रॉपिकल बायोम, टेम्परेट बायोम, सब पोलर बायोम एंड पोलर बायोम। बायोम इक्वेटर से पोलवर्ड डिक्रीज होता है, बायोडाइवर्सिटी इक्वेटर टू पोलवर्ड डिक्रीज होती है, रेनफॉल इक्वेटर टू पोलवर्ड्स डिक्रीज होता है, बायोडाइवर्सिटी भी अगर आप कहो इक्वेटर टू पोलवर्ड्स डिक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि सनलाइट इक्वेटर टू पोलवर्ड्स डिक्रीज होती है। सनलाइट एंड रेनफॉल इज वेरी क्रूशियल फैक्टर ना टू फ्लरिश द बायोडाइवर्सिटी। तो देखो, तो ट्रॉपिकल बायोम में क्या है कि अब मैंने कहा कि रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी है, पॉन्ड इकोसिस्टम भी है, राइट। उसके बाद थोड़ा ओशन सी इकोसिस्टम भी है, तो इन सब का मिला के ट्रॉपिकल बायोम। टेम्परेट में क्या है? होगा ग्रासलैंड भी होगा, थोड़ा फॉरेस्ट भी होगा, बट उसका टाइप अलग है। तो अलग अलग इकोसिस्टम के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बायोम। एंड बायोम इज डिवाइडेड बाय व्हाट? मोस्टली लैटिट्यूडनल पैटर्न, है ना। अक्षवृत्त के अनुसार हम बायोम को डिवाइड करते हैं, जैसे ट्रॉपिकल बायोम, टेम्परेट बायोम, सबपोलर बायोम एंड पोलर बायोम। पोलर में जाओगे तो आपको टुंड्रा मिलेगा, मतलब जितना ऊपर जाओ उतने इकोसिस्टम के नंबर कम होते हैं, मतलब बायोम की साइज भी कम होती जाती है। तो यूपीएससी क्या पूछ सकता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बायोम? तो ट्रॉपिकल देंगे, टेम्परेट देंगे, और फिर बाद में देंगे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बायोम। रेन फॉरेस्ट ये इकोसिस्टम है, ना कि बायोम। अंडरस्टूड? अगर वो देते हैं मैंग्रोव बायोम, मैंग्रोव बायोम होता है कभी नहीं, मैंग्रोव इज इकोसिस्टम। कोरल बायोम होता है क्या? नहीं, कोरल इज इकोसिस्टम। इसलिए ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम जहां पे थोड़ा सा इक्वल टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन लेवल होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोम। ओके, तो इसको जरूर ध्यान रखें, इकोसिस्टम और बायोम में फर्क है। एंड मल्टीपल बायोम मिला के, मतलब पूरी अर्थ मिला के क्या होगा? बायोस्फीयर, जहां पे स्पीसीज रह पाता है, मतलब ऐसा स्पीयर जहां पे जैविक या लिविंग थिंग रह सकते हैं, उसी को कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के कौन-कौन पार्ट आते हैं? यस, लिथोस्फीयर, शिलावरण, ट्रोपोस्फीयर, है ना? क्षोभमंडल होगा या शिलावरण, सॉरी क्षोभमंडल ही कहेंगे हम उसको। हिंदी में एक बार देख लेना, लिथोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, राइट? जलावरण होगा। एंड और एक बच गया क्रायोस्फीयर, वहां पे भी तो लाइफ पॉसिबल है, मतलब स्नो कवर्ड एरिया। इन चारों को मिलके हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। चलो, तो ये हो गया बायोम एंड बायोस्फीयर हमने पढ़ा। नेक्स्ट है व्हाट इज इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? तो मुझे एक बात बताना, आप भी सोचो इस पे। मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, माइंड में प्रोसेस करो कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। द रीजन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम, ओके सॉरी, द रीजन बिटवीन टू इकोसिस्टम, द रीजन बिटवीन इकोसिस्टम वन, इकोसिस्टम टू, द रीजन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज इकोटोन। दो दो इकोसिस्टम के बीच वाले प्रदेश को हम क्या कहते हैं? इकोटोन। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? सोचो इस पे। देखो, इट इज पार्शियली करेक्ट, नॉट कंप्लीटली, है ना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, क्यों? क्योंकि देखो, यहां पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि द रीजन बिटवीन टू डाइवर्स इकोसिस्टम, द रीजन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम।
क्योंकि एक ही इकोसिस्टम अगर होगी दोनों साइड पे, यहाँ पे भी पॉन्ड है, यहाँ पे भी पॉन्ड है, तो दोनों लेक इकोसिस्टम के बीच वाले प्रदेश को हम इकोटोन कहेंगे क्या? नहीं। एक एक्वाटिक इकोसिस्टम है, एक लैंड इकोसिस्टम है। इसके बीच में समझ लो मैंग्रोव है ना? या फिर इसके बीच में हम देख रहे हैं कि कोई मतलब पॉन्ड का सराउंडिंग पार्ट है, थोड़ा पीटलैंड है ना? उस प्रकार से आता है, दलदल वाला प्रदेश है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इकोटोन। बट याद रखिए, द रीजन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम, द रीजन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वेटिक एक होगा एंड लैंड इकोसिस्टम, इसके बीच वाले प्रदेश को हम कह सकते हैं कि इकोटोन। यस, मार्शलैंड हो सकता है, स्वैम्पलैंड हो सकता है, मैंग्रोव का प्रदेश हो सकता है, राइट? इसके भी कुछ एग्जाम्पल अगर आप कहो तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सवाना ग्रासलैंड, क्या ये एग्जाम्पल है? सवाना सुदान ग्रासलैंड, यस, क्योंकि सवाना के ऊपर अफ्रीका में, सवाना के ऊपर कौन है? नॉर्थ की तरफ कौन है? सहारा डेजर्ट, तो डेजर्ट इकोसिस्टम है। सवाना के नीचे जाओगे कॉन्गो की तरफ, क्या है? रेन फॉरेस्ट टॉप, मतलब इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उसके बीच में ग्रासलैंड है सवाना, तो क्या वो इकोटोन हुआ? यस। मैंग्रोव इकोसिस्टम, यस। मार्शलैंड, स्वैम्पलैंड, यस। ठीक है, तो ये सारे क्या है? द बेस्ट एग्जांपल है। अगर कोई देता है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम इज इकोटोन, इकोटोन इकोसिस्टम करेक्ट है क्या? नो, क्योंकि वो एक सिंगल दर्शा रहा है ना, एक सिंगल इकोसिस्टम बता रहा है ना। तो याद रखे, द रीजन बिटवीन टू डिफरेंट टू डिफरेंट इकोसिस्टम, टू डिफरेंट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू डिफरेंट इकोसिस्टम इज नोन एज इकोटोन। इकोटोन, जहां पे बहुत अच्छा क्या होता है? फूड वेब होता है, बहुत अच्छी बायोडायवर्सिटी, क्योंकि दोनों साइड के भी स्पीसीज यहाँ हो सकते हैं, है ना? दोनों साइड के स्पीसीज यहाँ हो सकते हैं, राइट? और उनके लिए मल्टीपल ऑप्शन होते हैं फूड के, इसलिए वो वहां पे सर्वाइवल रेट उनका ज्यादा होता है। तो जितना फूड वेब अच्छा होगा, जितना फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगा, उतनी बायोडायवर्सिटी क्या होगी? यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी। द मोर द कॉम्प्लेक्सिटी इन फूड वेब, द मोर द कॉम्प्लेक्सिटी इन इकोटोन प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी इन दैट रीजन, है ना? तो वहां पे उतनी स्टेबिलिटी होगी। चलो, इकोटोन क्लियर है सबको? नेक्स्ट है इकोक्लाइन। व्हाट इज इकोक्लाइन नाउ? अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे दोनों डिफरेंट इकोसिस्टम और उसके बीच में ट्रांजिशन जोन है। बट कई बार ऐसा होता है देखो, कि जैसे आप एक आधे हाइट पे चले जाते हो, देखो फॉर एग्जांपल अब हिमालय का एग्जांपल लेते हैं, तो आप हिमालय पे है ना, ऊपर 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 जा रहे हो, पहले नीचे आपको नामधापा नेशनल पार्क अरुणाचल का शायद पता होगा, या कोई भी नेशनल पार्क जो थोड़ा नीचे है, आप थोड़ा माइंड में लेके आ जाओ। तो वहां पे आपने देखा कि काफी अच्छा रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। जैसे आप ऊपर जाओगे तो सब ट्रॉपिकल, उसके बाद टेम्परेट मिलेगा, सब टेम्परेट मिलेगा, फिर उसके बाद आपको अल्पाइन मिलेगा, ग्रासलैंड, फिर उसके बाद कंप्लीटली स्नो मिलेगा। तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन बन पा रहा है क्या, कि दो इकोसिस्टम के बीच वाला प्रदेश बन पा रहा है क्या? नहीं, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, राइट? सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट, जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे इकोसिस्टम बदलते जा रही है। तो zone of gradual but continuous change from one ecosystem to another when there is a no sharp boundary, like ecotone, like ecotone, जैसे हमने देखा ना, इकोटोन में शार्प बाउंड्री थी, कि उन दोनों के बीच में मैंग्रोव जैसा एक प्रदेश है। तो देर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन दिस टू, दिस टर्म इज नोन एज इकोक्लाइन। इसी को हम क्या कहते हैं? जोन ऑफ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस चेंज। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं? इकोक्लाइन। इकोक्लाइन, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए, ये ओशन में भी हम देख सकते हैं जो टेम्परेचर चेंज पैटर्न, या हाई माउंटेन्स पे भी देख सकते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में। इसको बाद में आप स्टॉप करके पढ़ लेना, ये बहुत अच्छे डिफरेंसेस है। बट हम एक रैपिड कवरेज करें, इसलिए मैं अभी बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, आप इसको स्टॉप करके पढ़ लेना। नेक्स्ट है इकोटोप, देखो क्या है। तो ये क्या है कि एक स्मॉलेस्ट इकोलॉजिकल डिस्टिंग यूनिट इन मैपिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडस्केप। कि जैसे हम कई बार कुछ मैपिंग करते हैं, तो वहां पे हम बताते हैं कि हाँ, ये स्ट्रक्चर, ये लैंडस्केप इस प्रकार के इसमें आता है, या यहाँ पे एक फंक्शन इस प्रकार का है। यहाँ पे मतलब अगर हम देखते हैं कि ओवर द टाइम चेंजेस हो सकते हैं, कि जैसे अभी साइबेरिया में जाते हो तो है ना, वहां पे कुछ लेक्स है जो फ्रोजन हो जाता है, बट कुछ समय बाद समर में आओगे तो वो मेल्ट भी होता है। ठीक है, तो ऐसा इकोटोप मतलब क्या? इट इज अ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन को ही मैं पकड़ रहा हूँ। टर्म रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलेस्ट इकोलॉजिकल डिस्टिंग यूनिट इन मैपिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडस्केप,
है ना? जो यहाँ पे चेंजिंग हो सकता है उसका। उसका मेजरमेंट इज़ यूज़फुल फॉर द मेजरमेंट ऑफ मैपिंग लैंडस्केप स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड चेंज ओवर द टाइम। तो रिलेटिवली होमोजेनियस है, दे आर स्पेशली एक्सप्लिसिट लैंडस्केप यूनिट एंड जिसमें स्ट्रैटिफाई किया जाता है कि वो अभी ऐसा है तो शायद बाद में अलग हो सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? इकोटोप। अब इकोटाइप क्या है? अब देखना, कुछ स्पीशीज़ होते हैं, सब स्पीशीज़ होते हैं। जैसे आपको पता है 7 बिग कैट है, या फिर हम एक आधा स्नो लेपर्ड का एग्जांपल लेते हैं, लेपर्ड का एक एग्जांपल लेते हैं। तो सब स्पीशीज और रेस दैट अडेप्टेड टू द लोकल एनवायरनमेंट, मतलब वो उन्होंने एक आधा, अगर हम लेपर्ड देखो या टाइगर देखो, है ना, बहुत ठंडी जगह पे है तो उनका फर भी ज्यादा दिखेगा आपको। तो जिस रीजन में जाते हैं, जिस इको टाइप में जाते हैं, जिस इकोसिस्टम के वो टाइप में जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप में वो चेंजेस करते हैं, अपने रेस में चेंज करते हैं, सब स्पीशीज में चेंज करते हैं। एंड उसमें देखना, सेम स्पीशीज बट possesses डिफरेंट फेनोटाइपिकल फीचर, है ना, तो उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा फीचर्स में भी चेंज होते हैं। शायद वो उनकी हाइट कम हो सकती है ना, शायद उनकी लेंथ ज्यादा हो सकती है, इस प्रकार के। जैसे अभी हम हमारे यहाँ पे देखो, कुछ एलिफेंट है जो नॉर्मल है, बट अगर थोड़ा एंशियंटली जाओ तो ममूथ वगैरह थे, है ना, जो विंटर, मतलब अगर हम कहते हैं साइबेरिया वगैरह रीजन्स में थे, तो कोई ना कोई यहाँ पे चेंजेस उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हुआ है, एज रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जस्ट सच एज एलिवेशन, क्लाइमेट एंड प्रेडेशन। जैसे अभी अगर हम इवन रेसेस को भी देखते हैं, हमारे ह्यूमंस में भी देखते हैं, तो मंगोलाइड्स है, निग्रोइड्स है, कॉकेशाइड्स है। जैसे अगर आप अफ्रीकन लोगों की हाइट देखो तो काफी ज्यादा है, क्योंकि वहां अफ्रीका की टोपोग्राफी आप देखो, बहुत ही फ्लैट टोपोग्राफी है, प्लेन टोपोग्राफी, उनको माउंटेन ज्यादा नहीं चढ़ने, उनको चलना बहुत ज्यादा है, राइट। उसलिए उनका बॉडी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं स्ट्रेट और हाइट ज्यादा वाला स्ट्रक्चर है। वही अगर आप मोंगोलाइड देखो, मोस्टली चाइनीज मोंगोलाइड लोग अगर देखो, पहाड़ी लोग देखो, उनकी हाइट कम होती है, क्योंकि उनको स्टिप माउंटेनियस, अगर आप देखो मंगोल्स रीजन वगैरह अगर देखोगे आप, चाइना के वेस्ट पार्ट, तो काफी सारे माउंटेन्स है। तो जब वो क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर में जाते हैं तो उनकी हाइट वहां पे काफी कम रहती है ना, ये स्ट्रक्चर वहां पे नहीं। इवन आंखें भी उनकी छोटी की होती है, कि माउंटेन्स में हवाएं बहुत चलती है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके आइज छोटी हो गई। तो आप देख रहे हो हर जगह, मतलब चाहे ह्यूमंस में हो या एनिमल्स में हो, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, एलिवेशन, प्रेसिपिटेशन या प्रेडेशन होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो खुद को चेंज करता है ना, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, वहां का एनवायरमेंट। तो इसी को हम कहते हैं इको टाइप। क्या कहते हैं इसको? इको टाइप। जैसे देखो रेंडियर, टुंड्रा रेंडियर एंड वुडलैंड रेंडियर, इस दोनों में फर्क है, ठीक है। दिस टू टाइप ऑफ इको टाइप ऑफ रेंडियर, है ना। तो रेंडियर के भी यहाँ पे दो पार्ट है, कि वुडलैंड में एक आता है एंड टुंड्रा, मतलब बहुत ही ठंडे रीजन में एक आता है। तो जो पहला है देखो, फर्स्ट माइग्रेट ट्रैवलिंग 5000 किलोमीटर एनुअली बिटवीन द टू एनवायरमेंट्स इन लार्ज नंबर, मतलब जो टुंड्रा रेंडियर है। वेयर एज द अदर जो है, जो वुडलैंड रेंडियर है, तो दे रिमेन इन द फॉरेस्ट फॉर द समर, है ना, वो फॉरेस्ट में रहते हैं। मतलब इवन उनके माइग्रेशन पैटर्न्स में भी थोड़े कुछ बदलाव है, राइट, क्योंकि वो उस क्लाइमेट में रहते हैं, तो उनका जो वे ऑफ लिविंग है वो भी उसी अकॉर्डिंगली बदला है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट इको टाइप का पैटर्न। अब एक आता है इकोफिन इकैट्स भी जिसको कहते हैं, इकोफिन और इकैट्स। तो वैरायटी ऑफ फेनोटाइप होता है। जैसे देखो, फ्रॉम अ सिंगल जेनोटाइप दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशन ड्यू टू एनवायरमेंटल, जो अभी मैंने बताया वही एनवायरमेंटल वेरिएशन, बट ये टेम्पररी होता है। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं कि जो, है ना, विंटर में देखोगे तो उनका फर ऑटोमेटिकली फरिंग कम हो जाता है, मतलब समर में, सॉरी, एंड विंटर में वो फर इंक्रीज हो जाता है, राइट। बट ये उनकी सर्वाइवल एबिलिटी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट होता है, बट ये परमानेंट चेंज नहीं है ना। दिस मॉर्फोलॉजिकल चेंज दिस कैन बी रिवर्सिबल बिकॉज नो चेंजेस इन जेनेटिक हैपन, है ना। यहाँ पे जेनेटिक्स में उनके पूरे चेंज नहीं हुआ, जबकि हम इको टाइप में क्या देखा हमने, जेनेटिक्स में भी चेंज हुआ, क्योंकि वो परमानेंट उस क्लाइमेट में चले गए हैं, और वो क्लाइमेट भी बहुत ही कोल्ड कंटिन्यूअसली है, या बहुत ही उसी प्रकार का, मतलब जो वहां पे चेंजेस हो रहा है। बट इसमें क्या है कि क्लाइमेट अगर आप देखोगे तो समर एंड विंटर में काफी चेंजिंग पैटर्न दिख रहा है, तो तब ये उसके अकॉर्डिंगली स्पीसीज भी अपने आप को ढालता है। तो देखना, इको टाइप क्या है, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट है, डिफरेंसेस आर हेरिटेबल, मतलब वो आगे भी हेरिट हो गए, irreversible traits passes to the future generation and adaptation due to, हमने देखा कि वहां का टोपोग्राफी वगैरह के वजह से। बट इकैट्स हमने क्या देखा, जो हमने इकोफिन देखा अभी, इकोफिन और इकैट्स, ये परमानेंट फीचर है क्या? नो, नो जेनेटिक चेंजेस आर देयर, वेरिएशन इज वेरी टेम्पररी, है ना। इकैट्स में
इकोफिन में वेरिएशन जो है वो टेम्पररी एज पर द सीजन है, रिवर्सिबल इफ एनवायरमेंट कंडीशन चेंजेस, है ना? तो ये दोनों में बहुत ही क्लियर डिफरेंस है। इवन प्लांट साइज और लीफ शेप चेंजेस ड्यू टू द हैबिटेट आल्सो, है ना? ये भी हम देखते हैं बहुत बार। तो यहाँ पे जेनेटिक चेंजेस है इको टाइप में, एंड यहाँ पे क्या है मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब वहाँ की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली वो एनवायरमेंटल कंडीशन को रिलेटेड चेंजेस है, एंड व्हिच इज नॉट परमानेंट वन। चलो ठीक है, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड, क्योंकि ऐसे टॉपिक हम बहुत कम पढ़ते हैं और इसलिए मैं थोड़ा डिटेलिंग कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। सक्सेशन मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ हाउ स्पीसीज कंपोजिशन चेंज इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर द टाइम। मतलब एखादी इकोलॉजिकल कम्युनिटी कैसे अपने आप को चेंज कर लेती है। जैसे अभी यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक सॉइल सपोर्टिंग है, एक सॉइल का स्टेटा है, बट बहुत ही बेयर रॉक सिस्टम है, पूरा बैरन एरिया है। क्या वहां पे इतना फॉरेस्ट जनरेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, राइट? तो सबसे पहले मतलब जब सबसे पहली बार लावा डिपोजिशन हुआ होगा, फिर उससे है ना वो लावा सॉलिडिफाई होकर रॉक बने, बसाल्ट रॉक, तब देखना यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। जब वो पहली बार कोई प्लेट बनी है, कोई आइलैंड बना है ना, बेयर रॉक सिस्टम होगा। फिर धीरे-धीरे वहाँ पे लाइकन, मॉसेस जो रॉक पे ग्रो हो सकते हैं, लाइकन एंड मॉसेस। जिनको सॉइल की जरूरत नहीं, वो रॉक पे ग्रो हो सकते हैं, लाइकन एंड मॉसेस। फिर वो ग्रो हुए, फिर धीरे-धीरे ये रॉक का वेदरिंग हुआ, राइट? उससे सॉइल धीरे-धीरे बनने लगी, फिर अब यहाँ पे स्मॉल प्लांट्स वगैरह आने लगे, है ना? फिर उसके बाद यहाँ के भी जो प्लांट्स है, उन्होंने भी अपने आप को चेंज कर लिया, राइट? धीरे-धीरे देखो आप श्रब्स, वुडलैंड्स, है ना? उससे आप देख रहे हो कि प्लांट्स, बड़े-बड़े प्लांट्स एंड डेंस प्लांट्स तक जा रहा है, इंटरमीडिएट से क्लाइमेक्स फेज तक जा रहा है। तो ऐसे स्पीसीज जो अपने आप को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू दैट टोपोग्राफी अपने आप को चेंज करते हैं, इसको कहते हैं हम सेरल कम्युनिटी। जो चेंज हो गए उनको कहा हमने सेरल कम्युनिटी, जो नहीं हो पाए वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो खत्म हो गए, है ना? इट इज काइंड ऑफ अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हम जिसको कहते हैं, है ना? वो इस प्रकार से यहाँ पे हुआ और अपने आप को चेंज भी किया, इसको कहते हैं सक्सेशन हुआ। एंड एंड पॉइंट ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड द क्लाइमैक्स, कि जहां पे आप सक्सेशन खत्म हुआ है, अब सॉइल पैटर्न क्रिएट हुआ है, बहुत डेंस फॉरेस्ट क्रिएट हुआ है, इसी को हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जो एकदम बैरन एरिया से यहां तक हुआ। बट कई बार ऐसा भी होता है कि ये फॉरेस्ट जल गया पूरा, मान लो, ठीक है? पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो पहले यहाँ पे था ना सक्सेशन, राइट? ऐसा नहीं कि पहले पूरा आइलैंड अब फिर से बन रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ऊपर-ऊपर की चीज़ें जल चुकी है, राइट? पहले था बट वहाँ पे फॉरेस्ट था या पूरी इकोसिस्टम थी। बट वो अगर एनीवे मतलब कोई डिज़ास्टर से हो, कोई ह्यूमन एक्टिविटी से हो या नेचुरल हो, अगर वो फॉरेस्ट फायर हो गया, तो वहाँ पे जो चीज़ है वो पूरी डिस्ट्रॉय होगी, राइट? बट फिर से क्या होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जानते हो, रेनफॉल होगा, सॉइल वहाँ पे है, कुछ ना कुछ यहाँ पे सीड्स कल्टीवेट हुए ही होंगे, तो वो फिर से अपना सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा। पायनियर फेज़, है ना? मतलब इनिशियल फेज़, इंटरमीडिएट है और बाद में फिर से वहाँ पे उतना ही फॉरेस्ट चाहे 1, 2, 3 साल, 4 साल, 50 साल जो भी होगा उसमें ग्रो होगा। बट हाँ, प्रीवियसली अगर देखोगे तो आप यहाँ पे शायद हज़ारों साल लगे, लाखों साल लगे हैं, राइट? दैट कैन बी द थिंग। सो क्या समझा हमें इसमें कि व्हिच वन इज़ द फास्टर? प्राइमरी सक्सेशन फास्टर होता है कि सेकेंडरी? तो ऑब्वियसली सेकेंडरी सक्सेशन, क्योंकि पहले से यहाँ पे वो सूटेबल कंडीशन अवेलेबल है ना? प्राइमरी सक्सेशन को बहुत टाइम लगता है, बट सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो फास्ट डेफिनेटली दिखेगा आपको। बस इतना ही फ़र्क अगर समझ में आया तो भी बहुत है। एंड सेरल कम्युनिटी मतलब जिन्होंने अपने आप को ओवर द टाइम है ना चेंज कर लिया, उसको हम कहते हैं सेरल कम्युनिटी। हुँ। यहाँ तक क्लियर है? चलो, और इसके बीच वाले है ना पीरियड को हम कहते हैं पेर्टुर्बेशन, है ना? पेर्टुर्बेशन भी कहते हैं, जो बीच वाला ट्रांजिशन ज़ोन होता है। एनीवेज़, नेक्स्ट है नाउ एनिमल किंगडम, है ना? ये बहुत ही सबको हमेशा चैलेंजिंग एक टॉपिक रहता है। बट मैं कहूँगा कि अभी प्रीलिम्स से पहले हम इसमें बहुत डिटेल नहीं जाते, क्योंकि बायोलॉजी ये टॉपिक आप हो सके तो एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लेना, बट हम इसको कैसे याद रखें वो थोड़ा देखते हैं। तो इसमें देखना एक डीकेपीसी ऑफ जीएस, है ना? इतना आप याद रखना है, डीकेपीसी ऑफ जीएस। सबसे पहला होता है डोमेन, एनिमल का जो मेन डोमेन है वो क्या है? फिर कौन-सा किंगडम है? एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, है ना? वो आएगा। सबसे पहले क्या है? डोमेन। फिर उसके बाद किंगडम, व्हिच किंगडम? प्लांट और एनिमल किंगडम, व्हाटएवर, ठीक है? तो वो आ गया किंगडम। उसके बाद क्या होता है? फाइलम, मतलब उस किंगडम में वो कौन-सा प्रकार का एनिमल आएगा। फिर उसका क्लास कौन-सा है? मैमल है, मार्सुपियल है या जो भी है मतलब, है ना? तो वो आएगा क्लास। तो डी के पीसी,
पीसी मतलब क्या है? फाइलम एंड क्लास। फिर उसके बाद क्या है? ऑर्डर। उसके बाद क्या है? किस ऑर्डर में आता है? कार्निवोर है, हर्बीवोर है, किस ऑर्डर में आता है, राइट? वो ऑर्डर होगा। उसके बाद उसकी फैमिली कौन-सी है? उसके बाद जीनस क्या है? एंड उसके बाद लास्ट होता है वो स्पीशीज़ का नाम, जिसको आज हम, है ना, एक आधा वुल्फ कहते हैं, टाइगर कहते हैं, वो लास्ट वो लेवल पे आएगा स्पीशीज़ में, एलिफेंट होगा व्हाटएवर, है ना? वो स्पीशीज़ हम कहेंगे। तो डीके, पीसी ऑफ जीएस, इसको ज़रूर याद रखें, डीके, पीसी ऑफ जीएस। डीके मतलब क्या है? डी मतलब डोमेन, के मतलब क्या है? किंगडम, पी मतलब फाइलम, सी मतलब क्या है? क्लास, ओ मतलब क्या है? ऑर्डर, एफ मतलब क्या होगा? फैमिली, डीकेपीसी ऑफ हो गया, एंड जीएस। ऑफ के बाद क्या है? जीएस। जीएस मतलब क्या है? जीनस, एंड एस मतलब क्या होगा? स्पीसीज। तो इसका करेक्ट आंसर अभी कमेंट करो। फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जो अभी हमने देखा ना, लार्जेस्ट से लेके स्मॉलेस्ट तक सबको करना है। मैं जरूर इसको चेक करूंगा। हम्म, चलो, आई होप सबने इसमें मैसेज किया होगा। नाउ नेक्स्ट। तो देखना, ये डोमेन, किंगडम ना, यहाँ देख रहे हो आप, लास्ट में अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ स्पीसीज का, दैट इज लायन, है ना, कि लास्ट में कौन है? लायन। तो अब इससे आप समझ चुके हो कि वो एकदम लास्ट लेवल तक क्या होता है, तो उसका एग्जैक्टली स्पीसीज का नाम। तो डीके, पीसी ऑफ जीएस, इसको जरूर याद रखें। जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखो, और कुछ क्लासिफिकेशन आते हैं किंगडम के क्लासिफिकेशन में। जैसे हमने देखा ना, अभी मैंने क्या बताया आपको? एनिमेलिया, है ना, एनिमलिया नाम से, मतलब एनिमल्स कैटेगरी में। वैसे और क्या होता है? मैंने क्या कहा? प्लांट्स भी होते हैं, राइट? तो 5 ये भी, मतलब मुझे लगता है कि देखो, अब फाइलम को हम ज्यादा नहीं जाते, बट किंगडम में कितने पार्ट्स है? टोटल 5 पार्ट्स है। जैसे एनिमल है, प्लांट है, ये दोनों तो यूजुअली सबको पता होते हैं, राइट? ये दोनों तो सभी जानते हैं। बट और कौन से देख लो, एनिमल एंड प्लांट छोड़ के, फ्लोरा एंड फाउना छोड़ के, तो वो है फंगाई, प्रोटिस्ट एंड मोनेरा। अब इसके डिटेल प्लीज आपके एंड से थोड़ा पढ़ लेना, है ना? ये थोड़ा आपको देखना होगा कि फंगाई के अंदर कौन से एग्जाम्पल है। ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंगाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरस, ऐसे बहुत बार आपने देखा है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो फंगाई के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा पढ़ना है आपको, प्रोटिस्ट है एंड मोनेरा। ओके, तो फंगाई, प्रोटिस्ट एंड मोनेरा। ठीक है, फाइला में भी देख लेना एक बार, एनिलिडा, ये आज पढ़ के जाना। तो हमने क्या देखा? तो सबसे पहले किंगडम को देखा। अब किंगडम मतलब डोमेन जनरल देखा हमने, किंगडम में 5 पार्ट्स है, एंड फाइलम में देखना, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिटेल में देखना होगा। फाइलम में क्या आता है? एनिलिडा क्या है? जो वर्म्स कैटेगरी में आते हैं। राउंड वर्म्स होगा तो नेमाटोडा कहते हैं हम। आर्थ्रोपोडा क्या है? वो जरूर आज थोड़ा सा देख लेना। प्लेटिमेंथिस हम देखते हैं। पोरीफेरा जो स्पंज कैटेगरी में आते हैं, उसको हम पोरीफेरा कहते हैं। इकाइनोडर्माटा देख लेना, जो स्टारफिश बेस्ट एग्जांपल है, ये पॉज करके जरूर पढ़ो। स्निडायरा नाम से एक आता है, कोरल्स वगैरह जिसको हम कहते हैं जेलीफिश, है ना। कॉर्डेटा जो है, जिनको हम कहते हैं ना कि कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह उस कैटेगरी में होते हैं, है ना। वर्टिब्रेट्स भी जिसको हम कहते हैं, वो कॉर्डेटा में आते हैं, वर्टिब्रेट्स। मोलुस्क, जो इनवर्टिब्रेट्स हम कहेंगे, मोलुस्क, स्नेल है, क्लेम्स है, ऑक्टोपस है ना, इसको हम क्या कहते हैं? जो बहुत ही, मतलब है ना, सॉफ्टिश टाइप में दिखते हैं, ऑक्टोपस जैसे आपको पता है ना, स्नेल पता है, तो वो आते हैं मोलुस्क कैटेगरी में, है ना। तो ये आपको जरूर थोड़ा देख के जाना कि किसको क्या कहते हैं, मतलब किस कैटेगरी में क्या आता है। स्पंज किस कैटेगरी में है, स्पंज किस फाइला में आता है ना, वो आपको देखना होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल। एक बार इसको स्टॉप करके पढ़ लेना आप। देन नेक्स्ट टॉपिक देखो, फूड चेन एंड फूड वेब। मुझे लगता है इसमें ज्यादा आप लोगों के लिए जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मैं पॉइंट पे आता हूँ कि सिंगल अगर इकोसिस्टम होगी तो उसको हम फूड चेन कहते हैं। मल्टीपल अगर इकोसिस्टम इंटरकनेक्टेड है तो उसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब। फूड चेन मतलब क्या? एक सिंपल, मैं फॉरेस्ट एक सिंगल ही पकड़ रहा हूं, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हम क्या कह रहे हैं? कंप्लीटली फूड चेन। ठीक है, सिर्फ ग्रासलैंड में पकड़ू तो ग्रासलैंड को फूड चेन कहूंगा। ठीक है, पॉन्ड है तो पॉन्ड को मैं फूड चेन कह रहा हूं, कहूंगा, राइट। बट ये सभी एक दूसरे से इंटरलिंक है। फॉरेस्ट, ग्रास, पॉन्ड इकोसिस्टम, राइट, एक आधा मैंग्रोव आसपास है तो उसकी इकोसिस्टम, सबका इंटरलिंकिंग को हम क्या कहते हैं? फूड वेब।
ठीक है? तो फूड चेन इज़ अ सिंगल इकोसिस्टम एंड फूड वेब इज़ अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम इज़ नोन एज़ फूड वेब। इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन्स इज़ नोन एज़ फूड वेब, जिसमें मोर द कॉम्प्लेक्सिटी, मोर द स्टेबिलिटी। जितना मोर कॉम्प्लेक्स होगा फूड वेब, उतनी मोर स्टेबिलिटी होगी। ओके? तो फूड चेन में और एक हम कह सकते हैं कि सबसे पहले प्रोड्यूसर आता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, ऐसे लेवल्स हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या फूड चेन में एंड फूड वेब में डिकम्पोजर का स्थान होता है? नो। चाहे वो पिरामिड हो या फूड चेन फूड वेब हो, उसमें सिर्फ प्रोड्यूसर से लेके टॉप प्रेडेटर, मतलब जो सबसे ऊपर जो प्रेडेटर है, उसको ही स्थान होता है। डिकम्पोजर्स इसमें होते हैं क्या? नो। ठीक है? उसकी अलग आती है फूड चेन। जैसे हम फूड चेन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फूड चेन इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। फर्स्ट इज द ग्रेजिंग फूड चेन, जो प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होगी और टॉप प्रेडेटर तक चलेगी। एंड दूसरी फिर उसकी फूड चेन का अलग नाम है, उसको कहते हैं हम डेट्रियस फूड चेन। डेट्रियस फूड चेन, डेट्रियस फूड चेन या डेट्रीवोर सैफरोफाइट्स, मतलब जो मृत अवशेष पे जिंदा रह गए, वो वाली फूड चेन है ना। जैसे कुछ हम देख रहे हैं, कुछ एनिमल की डेथ होती है ना, तो उसको खाने वाले जो हो गए, तो वो फिर क्या हो गया, अर्थवर्म्स वगैरह हो गए, है ना, कुछ कीड़े हो गए, तो वो क्या हो गए, डिकम्पोजर। तो उनका फूड चेन जो है वो डेथ से स्टार्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं डेट्रियस फूड चेन। एंड जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। ओके। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो पिरामिड को भी हम वैसे ही देखते हैं, जैसे एक फूड चेन है तो उसी को हम पिरामिड जाने कहेंगे, कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, टॉप कंज्यूमर तक चलेगा, टर्शरी कंज्यूमर तक चलेगा। पिरामिड के 3 टाइप होते हैं। तो प्रोड्यूसर से लेके टॉप कंज्यूमर तक, है ना? या टॉप प्रेडेटर तक हम क्या कह रहे हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक सिंपल है कि जो एनर्जी फूड चेन है, एनर्जी मतलब क्या है कि सबसे पहले प्रोड्यूसर के पास सनलाइट से एनर्जी आएगी, वो 100% मान लेता है। बट क्या वो 100% पास होती है प्राइमरी कंज्यूमर में? नहीं, है ना? क्योंकि उसमें से कुछ ही कंज्यूम किया जाएगा। फिर आगे अगर हम देखोगे तो यहाँ पे हर्बीवोर जो भी खाएँगे, तो क्या सबकी सब एनर्जी आगे सेकेंडरी कंज्यूमर को जाएगी क्या? है ना? जैसे एक रैबिट है और रैबिट को कोई स्नेक खाता है, तो उसके पास पूरी एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि उसने जो यहाँ से कंज्यूम किया था उसके कुछ ही परसेंट उसके बॉडी में स्टोर हुआ, बाकी उसका एनर्जी एज़ अ एनर्जी रिलीज़ हो गया। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, 10% रूल। 10% लिंडमैन रूल कहते हैं, लिंडमैन्स रूल, 10% लिंडमैन्स रूल। ये क्या कहता है कि ओनली एवरी टॉपिक लेवल पे ओनली 10% ही आगे पास होती है। जैसे यहाँ पे 100 है प्रोड्यूसर के पास, तो प्राइमरी कंज्यूमर को 10% जाएगा, उसके बाद मतलब 10 यूनिट जाएगा और 1% ओनली टू नेक्स्ट। उसके आगे 0.1%, मतलब सबसे कम एनर्जी किसके पास है? प्रोड्यूसर के पास है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर। अगर एग्जांपल मैं दे दूं आपको, ग्रास है, यहाँ पे ग्रास ऊपर है ना? कुछ स्नेक है या ऊपर हम कहते हैं, समझ लो यहाँ पे इसी डीर है, हिरन वगैरह है, राइट? और उसके बाद मैं ऊपर कहता हूँ कि टाइगर है। तो अगर मैं कहूँ इन सब में पिरामिड ऑफ एनर्जी में सबसे कम एनर्जी किसके पास है? तो बहुत मुश्किल से हमारे माइंड में टाइगर आएगा। आप बोलोगे सर, टाइगर के पास सबसे कम एनर्जी होती है तो कैसा होगा? बट यस, इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे लीस्ट एनर्जी टॉप प्रेडेटर को जाती है। टाइगर होगा, लायन होगा, लेपर्ड होगा, एक्सेट्रा। तो इकोलॉजिकली वीकेस्ट कौन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोलॉजिकली वीकेस्ट? देन योर आंसर मस्ट बी टाइगर, है ना? तो वीकेस्ट है मतलब जाके खेलेगा उसके साथ? नहीं। बट उनके नंबर कम होते हैं, बट ओवरऑल एनर्जी उनके पास ज़्यादा होती है, राइट? बट इकोलॉजिकली वीकेस्ट अगर किसको कहते हैं, तो वो होगा टॉप प्रेडेटर। चाहे वो शार्क हो, चाहे वो व्हेल्स हो गए, चाहे वो अगर हम कहते हैं कि टाइगर, लियोपर्ड, लायन, है ना, प्यूमा होगा या अलग-अलग बिग कैट्स हो गए। ठीक है? तो ये ज़रूर ध्यान रखो इन कांसेप्ट को। और पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। क्या होती है? ऑलवेज अपराइट। तो अगर आप देखोगे तो ये हो गया पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होती है, मतलब एक ही पैटर्न आता है, यही पैटर्न है जो आपको सामने दिख रहा है। सेकंड आता है देखो, पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास मतलब वेट के अकॉर्डिंगली,
एंड तीसरा है पिरामिड ऑफ नंबर। नंबर कितने हैं उसके अकॉर्डिंगली उसका पिरामिड। जैसे अब पिरामिड ऑफ बायोमास है, तो अगर आप देखोगे फॉरेस्ट का कुल मिला के मैं वेट कर रहा हूँ या ग्रास का वजन कर रहा हूँ, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर का वेट कर रहा हूँ, है ना? सेकेंडरी कंज्यूमर है एंड टर्शियरी मतलब सबसे टॉप कार्निवर है, टॉप प्रेडेटर है। तो ऑब्वियसली इनके देखो पूरे एलिफेंट के अगर हम या सॉरी पूरे लायन के नंबर हो गए, टाइगर के नंबर हो गए, वो ऑलरेडी कम है एज़ कंपेयर्ड विद डीर, रैबिट्स, राइट? तो इनका अगर मैं कंप्लीटली वेट करूँ और इसके वेट करूँ टोटल, तो किसका वेट ज़्यादा निकलेगा? ऑलरेडी इनका, क्योंकि इनके नंबर हज़ारों में हैं, 40, 50, 60 हज़ार, राइट? बट वही अगर हम टाइगर का एग्ज़ाम्पल ले लें तो इंडिया में मोर देन मतलब 3267 है, राइट? तो उनके नंबर ऑब्वियसली कम निकल रहे हैं और वेट भी कम निकलेगा। गॉट इट? तो इसलिए पिरामिड ऑफ बायोमास अगर हम कहते हैं वेट, तो प्रोड्यूसर में हमेशा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, मैं बात कर रहा हूँ जमीन, लैंड इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। कोई भी लैंड इकोसिस्टम ले लो। पिरामिड ऑफ बायोमास उसमें क्या दिखता है आपको? अपराइट, सिंपल पिरामिड। सीधा पिरामिड को हम क्या कहते हैं? अपराइट। और वही अगर उल्टा पिरामिड है तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड। बट ये चीज़ ओशन में क्या होती है या सी में क्या होती है? तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर हमने देखे अभी थोड़ी देर पहले, डाइटम्स हो गए, राइट? डायनोफ्लैगेलेट्स हमने देखा, है ना? जो प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनके क्या होता है कि उनका वज़न जो है वो कम निकलता है और बाकी फिश जो है, बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे फिश सर्वाइव करती है, राइट? और नंबर भी उनके अगर आप देखोगे तो काफ़ी निकलेंगे एंड वेट भी उनका देख रहे हो तो ज़्यादा निकलेगा। अंडरस्टूड? मतलब फर्स्ट जो हमने देखा कि यहाँ पे जो हर्बीवोर हो गए मतलब क्रूस्टेशियंस हमने देखे, राइट? कोपेपॉड्स हमने देखा, राइट? उनके नंबर्स क्या हो गए? वो ज़्यादा निकलेंगे। बट जैसे आप ऊपर जाओगे तो फिश जो बड़ी-बड़ी फिश है, शार्क है, व्हेल है, उनका वेट तो और भी ज़्यादा निकलेगा। भले ही यहाँ पे फिश के नंबर ज़्यादा है, छोटी-छोटी फिश के नंबर बहुत ज़्यादा है, बट इनका आकार जो है वो काफ़ी बड़ा है। शार्क होगा या व्हेल्स हो गए। तो इसलिए वेट उनका जो है वो ज़्यादा निकल जाता है। तो याद रखें पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होता है? इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ बायोमास इज़ इन्वर्टेड। अब आते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। तो देखो, आगे लास्ट में हम रिवाइज़ करेंगे, डोंट वरी। पिरामिड ऑफ नंबर में क्या है? कि जहाँ पे हम नंबर काउंट कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर में अब ग्रासेस की देखो तो ऑब्वियसली नंबर ज़्यादा हो गए, है ना? अगर मैं टाइगर के नंबर कहूँ और ग्रास का नंबर कहूँ, ग्रास ऊपर का नंबर कहूँ या डीर का नंबर कहूँ, ऑब्वियसली इनके कंपैरिज़न में टाइगर का नंबर ये कम ही रहेगा, लेस ही होगा, राइट? तो पिरामिड ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज़ अपराइट, सिंपल अपराइट। पिरामिड ऑफ नंबर की जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो सिंपल अपराइट है। इवन ये ओशन में भी आप देखोगे तो नंबर्स में छोटी फिश ज़्यादा होती है, शार्क, व्हेल्स का नंबर कम होगा, तो वो भी एक्वाटिक इकोसिस्टम भी कैसा है? अपराइट ही है। पिरामिड ऑफ नंबर में एक्वाटिक इकोसिस्टम कैसी है? अपराइट ही है। एंड नाउ व्हाट अबाउट दिस? ठीक है, ये क्या है फिर? तो एक सिंगल ट्री होता है ना, बहुत बार कुछ अर्बन एरियाज़ में एक सिंगल ट्री होता है, राइट? तो ऐसा अगर आप सिंगल ट्री देखोगे, तो उसपे कई सारे कीड़े होते हैं, कई सारे बर्ड्स होता है, नंबर ऑफ बर्ड्स होते हैं, एक पीपल का पेड़ है, बनियान का ट्री है ना? तो उसमें आप देखोगे तो नंबर ऑफ स्पीशीज़ होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सिंगल ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर इज़ व्हाट? इन्वर्टेड, है ना? वो क्या होता है? इन्वर्टेड। बस कभी-कभी ऐसा होता है कि वो स्पिंडल शेप भी हो सकता है। स्पिंडल शेप मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इन्वर्टेड हुआ, बट कभी-कभी ऐसा होता है कुछ ईगल है, हॉक है, वो तो बहुत कम नंबर में होता है। फिर से वो क्या होता है? कम होने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ? हमें स्पिंडल शेप दिखा। ओके? तो ट्री इकोसिस्टम में दोनों भी हो सकता है। इन्वर्टेड भी हो सकता है, ट्री इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। इन्वर्टेड भी हो सकता है और स्पिंडल शेप भी हो सकता है। ओके? एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी इज़ ऑलवेज़ क्या होगी? अपराइट, क्योंकि सभी ऊपर जैसे-जैसे जाओगे तो एनर्जी ना लॉस होते रहेगी थ्रू द मतलब है ना? यही स्पीशीज़ के यूज़ के द्वारा एनर्जी लॉस होगी और उसमें से कुछ ही 10% पार्ट है आगे पास होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी में इन्वर्टेड होता है क्या? नो, ऑलवेज़ अपराइट, ऑलवेज़ अपराइट। ठीक है? तो इसको देख लो एक बार। सबसे पहले हमने क्या देखा? पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होती है? ऑलवेज़ अपराइट। पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? चाहे वो लैंड इकोसिस्टम हो, टेरेस्ट्रियल हो या एक्वाटिक हो
पिरामिड ऑफ नंबर में क्या दिखेगा आपको? अपराइट ही दिखेगा। बस इसमें एक एक्सेप्शन क्या है? इन्वर्टेड का, इन्वर्टेड पिरामिड का एक्सेप्शन क्या है? ट्री इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम? ट्री इकोसिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट पिरामिड ऑफ बायोमास, वजन। वजन के अकॉर्डिंगली हमने क्या देखा कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम में क्या है? अपराइट पिरामिड, राइट? अपराइट पिरामिड, क्योंकि फॉरेस्ट का वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू टाइगर एंड डीर। बट वही अगर हम पानी में चले जाते हैं, एक्वाटिक में, ओशन में चले जाते हैं, तो पिरामिड ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा है? इन्वर्टेड, क्योंकि वो व्हेल, शार्क, उनके नंबर ज्यादा निकलते हैं। ठीक है, तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि पिरामिड एक रैपिड रिवीजन सबका हुआ होगा। ठीक है, कहाँ अपराइट है और कहाँ इन्वर्टेड है, ये बहुत अच्छे से समझना होगा। चलो नेक्स्ट है, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। तो देखो ये क्या होता है कंसेप्ट? तो एक्यूमुलेशन मतलब है कि एनवायरनमेंट में ऐसे जो पोल्यूटेंट है कि जो बॉडी में डिसॉल्व हो सकते हैं फैटी टिश्यूज में, फैटी टिश्यूज में डिसॉल्व हो सकता है। ओके, और यूरिन के साथ वो है ना बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, जो बॉडी में अगर हम देखेंगे तो सैचुरेट होते चले गए, चाहे वो मतलब कोई भी स्पीसीज हो। जैसे अभी फिश का एग्जांपल लेता है कि अगर किसी फिश के कंजम्पशन में अगर मर्क्यूरी आ गया, राइट, तो मर्क्यूरी का उसने कंजम्पशन किया तो उसके ऊपर डिपेंड जो अदर फिश है, मतलब जो उसको कंज्यूम करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर हम कहेंगे, राइट, तो उनमें उनका और कंटेंट चला जाएगा, मतलब वही आगे पास ऑन होगा, उसका फिर और आगे पास ऑन होगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो एक्यूमुलेशन मतलब एंट्री होना, द एंट्री ऑफ द पोल्यूटेंट, ऐसे टॉक्सिक पोल्यूटेंट जो बॉडी में फैटी टिश्यू में स्टोर हो सकता है। ओके, जैसे डीडीटी होगा, मर्क्यूरी होगा, डाइक्लोफेनेक का भी आपने देखा था, जिससे वल्चर्स की बहुत पॉपुलेशन कम हुए थे। और मैग्निफिकेशन मतलब क्या है कि ओवर द एवरी टॉपिक लेवल, एवरी कंज्यूमर लेवल पे वो इंक्रीज होते जाएगा, एंड सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा वो टॉप प्रेडेटर को। किसको सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा? टॉप प्रेडेटर को, और उनके नंबर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो सकती है, जैसे मैंने वल्चर्स का कहा आपको। तो बाय मैग्निफिकेशन रेफर्स टू द प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एट ईच टॉपिक लेवल विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इससे ज्यादा सबसे अगर कोई स्पीसीज अफेक्ट होती है तो वो है टॉप प्रेडेटर। ओके, सो ये दो बेसिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, आई होप सबको पता होगा, और लास्ट ईयर यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा था। वैसे इसका मैंने डिटेल सेशन आपको इसी चैनल पे दिया है, आप बस सर्च में जाके वर्ल्ड इंपॉर्टेंट स्पीसीज या वर्ल्ड यूनिक स्पीसीज बाय सुमित कोंडे अगर मेरा नाम भी डालते हो तो आपको पूरा वो डिटेल लेक्चर मिल जाएगा, जहां पे मैंने 50 प्लस स्पीसीज को कवर किया है। आज भी उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ही हम देखने वाले हैं, और इसके नोट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल, राइट, जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था, इसके फाइल सेक्शन में इसके हैंडआउट मिल जाएंगे, क्योंकि अभी उतना हमारे पास टाइम नहीं कि हम बहुत हर एक स्पीसीज को डिटेल देखें, बट तभी भी एक बार फ्लैश तो करने वाले हम कौन सी स्पीसीज कहाँ मिलती है। और टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आ सकता है, देखो कि वर्ल्ड वाइड जो मतलब बहुत ही यूनिक स्पीसीज है, जैसे अभी इंद्री देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है? मादागास्कर, लेमुर जिसको कहते हैं, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। एल्क कहाँ मिलता है? जो कोल्ड रीजन है, टुंड्रा, साइबेरिया, है ना, एल्क होगा, रेंडियर हो गए, बिंदी मतलब वहां पे अगर हम देखें कैरिबो होगा, सॉरी, तो ये सब आपको कहाँ दिखेगा? तो आर्टिक सर्कल या साइबेरिया के आसपास, ना कि इंडोनेशिया। तो ये मतलब दोनों भी स्टेटमेंट गलत है। मादागास्कर बोनोबो दिया है, बट बोनोबो एक एप की स्पीसीज है और वो कहाँ मिलती है? कॉन्गो में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें समझना कि ऐसे स्पीसीज कहाँ मिलते हैं। इसका आंसर नन ऑफ द अबव था। ये 2024 का ही क्वेश्चन था, और इसके प्रीवियस में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, और एग्जैक्टली हमने वो लास्ट टाइम भी कवर किया था, तो काफी अच्छे से हिट हुआ था। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप पूरा सेशन एंड तक देखो, पता नहीं होता हमें कहाँ से क्या हिट होगा। ठीक है, तो उसके अलावा देखो और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मैंने कहा ना 23 में उसी टाइप में क्या आया था, तो थोड़ा बिहेवियर में चले गए थे कि इसमें से कौन सा ऐसा स्पीसीज है कि जो ट्री को, है ना, जो ट्री ऑफ मतलब ट्री का जो वुड होता है उसको लॉग करके, या उसको मतलब एक स्टिक से उसमें से कुछ इंसेक्ट्स निकाल के वो कंज्यूम करता है। सो दिस इज व्हाट, अगेन एप की स्पीसीज है ना। ये कौन सी? ओरंगुटन, जो सिर्फ इंडोनेशिया के आसपास मिलता है। तो इसका आंसर क्या था? बी था। जैसे अभी आप देखोगे और कुछ क्वेश्चन है, जैसे एशियाटिक लायन ओनली फाउंड इन इंडिया, यस, ये एंडेमिक है सिर्फ इंडिया में और सिर्फ गिर नेशनल पार्क में मिलता है। डबल हम कैमल अब ओनली है क्या? नहीं है। तो कुछ स्पीसीज की ये भी जानकारी चाहिए कि सिर्फ इंडिया में मिलते हैं या बाकी भी वर्ल्ड वाइड मिलते हैं। तो जैसे डबल हम कैमल कहाँ मिलता है?
यस, लद्दाख में बहुत अच्छे मिलते हैं। इंडिया में सिर्फ लद्दाख में मिलते हैं, बट इंडिया में ओनली मिलते हैं क्या? नो। क्योंकि ये डबल हम जो कैमल है, वो कज़ाकिस्तान है, मंगोलिया है, चाइना का कुछ पार्ट है, वहाँ तक मिलता है। ठीक है? कोल्ड डेज़र्ट में ज़्यादातर ये मिलता है। तो इसलिए ये गलत है क्योंकि इंडिया ओनली दिया है। वन एंड राइनो सिर्फ इंडिया में मिलते हैं क्या? तो मेजर तो इंडिया में मिलते हैं, मतलब ज़्यादातर तो इंडिया में ही मिलते हैं, बट ओनली इंडिया नहीं है, यहाँ पे भूटान भी आएगा, राइट? तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि एंडेमिज़्म क्या होता है? कौन से स्पीशीज़ सिर्फ़ कहाँ पे मिलता है ना? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, या इवन नेचुरली कौन-सा स्पीशीज़ कहाँ मिलता है? ये रिपीटेड थोड़ा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन दिखा है। तो इसको हो सके तो आप कमेंट में आंसर करो। इसका आंसर क्या है? अब आपको क्या करना है देखो, डिटेल लेक्चर जिनको भी चाहिए वो आप उस मैंने जो अभी आपको कहा कि सिंपल इसी चैनल पे वर्ल्ड यूनिक स्पीशीज़ आप टाइप करके मेरा नाम डाल देना सुमित कोंडे, ये आपको पूरा डिटेल 50 स्पीसीज का वो पूरा डिटेल मिल जाएगा। बट अभी मैं आपको एकदम इंपॉर्टेंट स्पीसीज फास्ट फ्लैश करने वाला हूँ। आपको अगर फास्ट लगा तो आप स्टॉप करके भी देख सकते हो। तो लेमुर जो हमने देखा ना अभी इंद्री, ये ऐसा होता है देखो। बाबा कोटा भी कहते हैं जिसको। अब ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं? सिर्फ मादागास्कर में। ठीक है? इनके हैबिटेट वगैरह वो अभी मतलब जो इनके हम कहते हैं ना ईटिंग हैबिट, इनका भी देखो कि ये वुड को है ना टैप करते हैं, फिर इनको वाइब्रेशन अगर सुनाई दिया एंट वगैरह का, है ना, इंसेक्ट्स का, तो उसको वो तोड़ के फिर खाता है। ठीक है? तो ये इस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है। अब मैं थोड़ा फास्ट लेने वाला हूँ। ठीक है? तो समझ में आया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे डील करना था? इंद्री, बाबाकोटा, लेमुर, है ना? ये अलग-अलग नाम भी पूछे जाता है। सो इट इज़ ओनली लिमिटेड टू मादागास्कर और ब्राज़ील में है क्या? नो, इट्स रॉन्ग। ठीक है? देन नेक्स्ट है देखो, इसका अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है कुछ, तो वो भी आप स्टॉप करके देख लेना। हेजहॉग नाम से एक स्पीशीज़ आती है जो खुद को रोल करती है ना? ये भी एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ आप देख के चलो। उसके बाद मैं कहूँगा कि ये स्पीशीज़ एक देखना है ना, एल्क वैपिटी जिसको कहता है, जो साइबेरिया वगैरह है, कनाडा का वगैरह पार्ट है, वहाँ पे आपको मिलेगी। ओके? एल्क आल्सो नोन एज़ वैपिटी। इवन इसके थोड़ा नॉर्थ में जाओगे तो आपको रेनडियर्स वगैरह मिलेंगे। बट ठीक है, आप पहले क्वेश्चन देख लो, एल्क कहाँ मिलता है? जो आपको दिखेगा कोल्ड रीजन्स में मिलता है, राइट? दिस टाइप ऑफ डीर टाइप ऑफ स्पीशीज़ में आता है। तो ये आपको इक्वेटर पे मिलेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। इंडोनेशिया इक्वेटर पे आता है, वो गलत है। ठीक है? तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और जो मैंने कहा ना, इसके भी और ऊपर जाओगे तो एल्क के भी और नॉर्दर्न रीजन्स में हैबिटेट में जाओगे, साइबेरिया, आर्कटिक सर्कल के पास, फिनलैंड है, स्वीडन का नॉर्थ पार्ट है, नॉर्वे का नॉर्थ पार्ट है, कनाडा, अलास्का का पार्ट है, यहाँ पे आपको मिलेगा रेनडियर। कनाडा की तरफ इसको कैरिबू कहता है ना? ये सिर्फ कोल्ड रीजन में मिलता है, याद रखना। आर्कटिक, सब आर्कटिक, टुंड्रा वही रीजन्स में मिलता है। यहाँ दिख रहा है आपको ये रीजन, बस इतना ही रीजन। तो ये इंपॉर्टेंट है, एल्क ऑल्सो नोन एज कैरिबू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज में देखो, पोलार बियर सिर्फ कहाँ मिलता है? याद रखना, आर्कटिक सर्कल के आसपास ही मिलता है। पोलार बियर कहाँ मिलते हैं? आर्कटिक सर्कल ओनली। जायंट पांडा कहाँ मिलता है? ओनली चाइना, है ना? इट इज एंडेमिक टू चाइना। जैसे हमारे इंडिया में कौन सा मिलता है? रेड पांडा। तो चाइना में कौन सा है? जायंट पांडा। ऐसा कोई एक स्पेक्टाकल बियर नाम से भी एक आता है, जो सिर्फ कहाँ पे मिलेगा आपको? एंडीज के ही पार्ट में मिलेगा, ओनली साउथ अमेरिका में मिलेगा, राइट? तो जो ओनली वाले हैं इंपॉर्टेंट है, वो मैं फास्ट हाईलाइट कर रहा हूँ। राइनो मुझे लगता है देख के ही जाओ, क्योंकि अ, है ना, राइनो की एक स्पीसीज मतलब बहुत ही अभी खत्म होने के कगार पे ही है, वो है व्हाइट राइनो। सिर्फ 2 ही नंबर इसके बचे हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट राइनो कहाँ मिलता है आपको? बताओ। अफ्रीका ओनली, ब्लैक एंड व्हाइट राइनो। एंड दोनों भी क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एटलीस्ट ब्लैक राइनो के भी थोड़े बहुत नंबर है, बट व्हाइट राइनो ऑलमोस्ट लास्ट 2 स्पीसीज बचे हैं। अब वो कब खत्म हो गए, वी डोंट नो दैट। ओके, सो उसको थोड़ा मुझे लगता है अच्छे से देख लेना। ब्लैक एंड व्हाइट ओनली फाउंड इन अफ्रीका। इंडिया में जो मिलता है वो ग्रेट बनान राइनो है। इंडिया, भूटान, है ना? बांग्लादेश, इस पार्ट में। और इंडोनेशिया में जाओगे तो कौन से मिलते हैं? सुमात्रन एंड जावन। कौन से मिलते हैं? सुमात्रन एंड जावन राइनो। ठीक है? तो और एक इसमें देखना, सुमात्रन जो दिख रहा है ना, थोड़ा-सा हाइट में कम होता है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओके? इट इज़ अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एक स्पीशीज़ देखो, कोमोडो ड्रैगन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिज़ार्ड इसको कहते हैं। और ये सिर्फ कहाँ मिलते हैं? कोमोडो ड्रैगन, इंडोनेशिया। यहाँ पे मादागास्कर पूछा जा सकता है। तो याद रखना, मादागास्कर नहीं है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया में जो आता है, वो है कोमोडो ड्रैगन। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिज़ार्ड। एक है देखो, सिल्की सिफाका नाम से एक है। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसलिए मैं कहूँगा इसको देख के रखो। और ये सिर्फ कहाँ मिलता है? मादागास्कर। फिर से
आप चेक कर लो, अफ्रीका के साइड में जो मादागास्कर है, वहाँ पे ये मिलता है। जैसे लेमुर, हल्का-सा लेमुर मतलब जो जिस शेप में थोड़ा-सा है वैसे ही है। लेमुर जैसे सिर्फ़ मादागास्कर में मिलते हैं, जो अभी हमने इंद्री देखा। तो वैसे ही सिल्की सिफाका, ओनली फाउंड इन मादागास्कर। एक कांगारू पे क्वेश्चन आ सकता है, वैसे आया भी है पहले क्वेश्चन, और उसी कुछ अदर सेशंस में मैंने कवर किया है। पूरे पीवाईक्यूज़ 196 पीवाईक्यूज़ मैंने एनवायरनमेंट के इसी चैनल पे कवर किए, वो भी आप देख सकते हो, उसका मैराथन सेशन है। तो उसमें भी मैंने बताया था कि यूपीएससी ने अभी 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि मार्सुपियल्स डू नॉट फाउंड इन इंडिया, ठीक है? तो यस, इट इज़ करेक्ट, करेक्ट है ये? तो यस, क्योंकि ये जो मार्सुपियल्स होते हैं ना, जो अपने पाउच में, है ना, उनके इसको मतलब चाइल्ड को बर्थ देते हैं, रेज़ करते हैं, तो वो मार्सुपियल्स कैटेगरी सब आपको ऑस्ट्रेलिया एंड यहाँ मिलेगी, एंड थोड़ा बहुत साउथ अमेरिका के वगैरह पार्ट में मिलते हैं, मार्सुपियल कैटेगरी। अब कांगारू कहोगे, नॉर्मल कांगारू तो सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता है। और एक ट्री कांगारू की स्पीसीज है ना? वो कहाँ मिलती है? सिर्फ न्यू गिनिया, पापुआ न्यू गिनिया। एंड ये भी एक क्या है? क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ट्री कांगारू। ये ज्यादातर टाइम अपना ट्री पे स्पेंड करता है। ठीक है, तो इनको देख के जाओ। नेक्स्ट एक एक प्लांट की स्पीसीज भी है ना, हमेशा न्यूज में होती है, बाओबाब ट्री, काफी फेमस है, विच इज एंडेमिक टू मादागास्कर, बट जो मेजर मतलब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मादागास्कर में है। बट अगर हम कहें तो इसके कुछ सब स्पीसीज आते हैं, सब वैराइटीज आते हैं, वो एमपी में भी मिलेगी आपको, हाँ? याद रखना, इंडिया में सिर्फ एक ही जगह पे मिलते हैं, एमपी में। तो उतना नोट करो, बाकी फिर थोड़ा बहुत आपको इंडोनेशिया के साइड में भी कुछ मिलेंगे, बट मेजर अगर कहोगे तो मादागास्कर में मिलता है बाओबाब ट्री। नेक्स्ट है बिंटुरोंग, एक देख के रखना, जो कि सिर्फ साउथ एशिया के साइड में मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, नेपाल वगैरह वो साइड में बिंटुरोंग कहते हैं इसको। ठीक है, बिंटुरोंग। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं स्पीसीज कहूँ तो प्लैटिपस एक देख के रखना, कि जो एग लेइंग मैमल कैटेगरी में आता है, ये पूछा जा सकता है कि सी काऊ मैमल है क्या, है ना? व्हेल इज मैमल और नॉट, शार्क इज मैमल और नॉट, प्लैटिपस इज मैमल और नॉट, है ना? ऐसे मैमल के बेसिस पे क्वेश्चन आए हैं। तो प्लैटिपस क्या है? इट इज मैमल। ओके, एग लेइंग मैमल। इट इज एंडेमिक टू विच पार्ट? ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो कोरल सी आता है ना, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, है ना? मतलब ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में कोरल सी या पैसिफिक का पार्ट है वहां पे, एंड इंक्लूडिंग दिस टास्मानिया, जो बास स्ट्रेट है उसके नीचे जो दिखेगा आपको टास्मानिया, तो वहां पे ये मिलेगा प्लैटिपस। बाकी कहीं पे नहीं मिलता है, याद रखे, ये सिर्फ मिलता है आपको टास्मानिया एंड ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट की तरफ, प्लैटिपस। तो ये इंपॉर्टेंट है मैमल कैटेगरी में। कीवी, कीवी देखोगे तो ये सिर्फ कहाँ मिलता है? न्यूजीलैंड। इट इज एंडेमिक टू न्यूजीलैंड। इवन उनका फ्लैग या नेशनल सिंबल्स में भी आपको ये कीवी दिखेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट में ज़ेब्रा, पता है? ज़ेब्रा सिर्फ कहाँ मिलता है आपको? अफ्रीका ओनली, है ना? बस इतना ध्यान रखो, ज़ेब्रा सिर्फ अफ्रीका में ही मिलता है। पैंगोलिन मैं कहूँगा ज़रूर देखना, इंडिया में जो मिलता है वो इंडियन पैंगोलिन है, चाइना में मिलता है चाइनीज़ पैंगोलिन। चाइनीज़ पैंगोलिन इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, या इंडियन पैंगोलिन छोड़ के बाकी पैंगोलिन जो है लगभग क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है? उसमें सुंदा भी, इंडोनेशिया में भी जाओगे तो वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है? क्योंकि इसका पोचिंग, हंटिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ है। उसके बाद है, वही इंडोनेशिया, फिलीपींस के पार्ट में एक और एक स्पीसीज़ है टार्सियर, है ना? ये भी वहीं पे मिलती है, बाकी कहीं नहीं मिलती है, टार्सियर नाम से है। तो देख लेना, ये थोड़ा हल्का-सा लेमुर जैसा वगैरह भी दिखता है, टार्सियर भी कहते हैं इसको। तो ये सिर्फ़ कहाँ मिलता है? यस, साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट है, इसका बहुत यूनिकनेस है, गैलापागोस पेंगुइन। आपको पता है कि पेंगुइन सिर्फ़ कहाँ मिलते हैं? अंटार्कटिका में नेचुरली। नेचुरली कहाँ मिलते हैं? सिर्फ़ अंटार्कटिका में। ठीक है? बट आप देखोगे तो इक्वेटर तक, मतलब इक्वेटर, आपको पता है साउथ अमेरिका में एक इक्वेडोर नाम से कंट्री, उसका एक गैलापागोस नाम से एक आइलैंड है, गैलापागोस। तो उसके पास, मतलब इतना इक्वेटर के क्लोज अगर कोई पेंगुइन एक स्पीसीज मिलती है ना, जो अडॉप्ट हो चुकी है वहां पे, इवोल्यूशन के साथ वो एडॉप्शन उसने सीख लिया है, तो वो है गैलापागोस पेंगुइन, है ना? दिस इज द ओनली पेंगुइन स्पीसीज फाउंड इन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। वैसे इक्वेटर के नॉर्थ में नेचुरली कोई नहीं मिलता है, बट इक्वेटर के नॉर्थ में गैलापागोस का जो पार्ट है वहां पे ये मिलेगी, तो गैलापागोस पेंगुइन, विच इज ओनली फाउंड इन गैलापागोस इक्वेडर। गैलापागोस देख लो, इक्वेटर जो साउथ अमेरिका में है उसके वेस्ट में जाओ, दिख रहा है? तो यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड आता है, जो कि इक्वेडर का पार्ट है। रिसेंटली ये भी न्यूज़ में था। इसी गैलापागोस के पास ये भी स्पीशीज़ काफ़ी अच्छे मिलते हैं, इग्ुआना, मरीन इग्ुआना। ओनली सी गोइंग लिज़ार्ड इन द वर्ल्ड है, और
इसके कुछ सब स्पीसीज अगर आप देखोगे ना, मेक्सिको वगैरह में मिलता है, यूएस में भी मिलता है, थोड़ा-सा ग्रीनिश कलर में होते हैं, और पहली बार ऐसा देखा गया है कि इनका माइग्रेशन बहुत लंबा हुआ है, ठीक है? अगर आप देखोगे यहाँ से वो डायरेक्ट फिजी, इसके बहुत वेस्ट में जाओगे ना तो आपको फिजी आइलैंड लगेगा, है ना? तो वहाँ पे फिजी आइलैंड तक उन्होंने माइग्रेशन दिखाया है। वो काफ़ी यूनिक वहाँ पे पॉइंट था। और एक स्पीसीज है, चलो, आफ्टर इग्वाना इसी आइलैंड पे और एक क्या है, टॉर्टोइस। तो इसलिए देख रहे हो ना आप, बहुत यूनिकनेस है इस गैलापागोस का। तो टॉर्टोइस, तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट टॉर्टोइस कौन सी है? गैलापागोस टॉर्टोइस, है ना? तो इसको भी देख के रखो। उसके बाद प्रोबोसिस मंकी नाम से एक आता है, प्राइमेट फाउंड ओनली इन बोर्नियो। ये सिर्फ कहाँ मिलता है? बोर्नियो मतलब किसका पार्ट है? इंडोनेशिया। फिर एक एप कैटेगरी में आपने देखा, ओरंगुटन पूछा गया, जो सिर्फ इंडोनेशिया में मिलता है ना? वही एक बोर्नियन ओरंगुटन, मतलब वही स्पीसीज है वो, दैट ओनली फाउंड इन इंडोनेशिया। उसके बाद सुमात्रन भी इंडोनेशियन ही हुआ, मतलब टापानुली भी इसको कहते हैं, विच ओनली फाउंड इन इंडोनेशिया। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है। बाकी एप कैटेगरीज में ये अगर देखा जाए तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। बाकी नेक्स्ट है, अगर इंपॉर्टेंट में हम कहें तो रकून, एक पता रहने दो, रकून। तो रकून ये सिर्फ कहाँ मिलता है? नॉर्थ अमेरिका, विच इज एंडेमिक टू नॉर्थ अमेरिका पार्ट, रकून। ओपोसम एक दिख के रखना, ये भी एक मार्सुपियल कैटेगरी में आता है, मार्सुपियल, कांगारू जैसे, और जो सिर्फ कहाँ मिलता है? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ओनली फाउंड इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। जो मैंने कहा ना, मार्सुपियल्स ओनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ऐसा कह सकते क्या? नहीं, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनिया, ट्री कांगारू, एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में फिर ये कौन है फेमस? ओपोसम। ओके, ओपोसम। नेक्स्ट है, बाकी चीता भी मुझे लगता है पता रहना ही चाहिए आपको। नेचुरली चीता इज एंडेमिक टू विच पार्ट? अफ्रीकन चीता सिर्फ नामीबिया, साउथ अफ्रीका, है ना, उस अफ्रीका के रीजन में मिलता है। एंड एशियाटिक चीता सिर्फ ईरान में मिलता है, नेचुरली मैं कह रहा हूँ। अब हम जो लेके आए वो एक, है ना, आर्टिफिशियल हम कह सकते हैं उसको, उसको, है ना, हमने ट्रांसफर कुछ किया है उस पैटर्न में, बट नेचुरली अगर कहोगे सो इट इज नेटिव टू अफ्रीका एंड एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता कहाँ पे मिलेगा आपको? ईरान में। ओके, जैसे प्यूमा है, जिसको कोगार भी कहते हैं, तो ये सिर्फ कहाँ मिलते हैं? यस, अगेन अमेरिका, इट इज नेटिव टू अमेरिका पार्ट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, राइट, प्यूमा। ठीक है, तो ये भी देख लेना। जैगवार भी कहाँ मिलते हैं सिर्फ? तो ये भी नॉर्थ अमेरिका। जैगवार भी कहाँ मिलेंगे? इट इज एंडेमिक टू, जैगवार्स दिस आर एंडेमिक टू मेक्सिको, नॉर्थ अमेरिका पार्ट, यूएसए पार्ट, राइट। कोआला, अगेन कांगारू एंड कोआला इज एंडेमिक टू, नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। बाकी कहीं पे मिलते हैं क्या कोआला? नो, कांगारू एंड यस, सॉरी, कांगारू एंड कोआला। ठीक है, तो ये हो गए वर्ल्ड के काफी यूनिक स्पीसीज। जैसे इंडिया में भी है कि अब सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलता है हमारे इंडिया में, बाकी इंडिया में नहीं मिलता। ऐसे कौन से स्पीसीज है ना? दिस इज गोल्डन लंगूर, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। कौन सा है? गोल्डन लंगूर। उसके बाद है चाइनीज पैंगोलिन, है ना, चाइनीज पैंगोलिन, जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। उसके बाद पिग्मी, पिग्मी हॉक, है ना, जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, जो ओनली एप फाउंड इन इंडिया है, एक ही प्रकार का एप इंडिया में मिलता है, वो कौन है? हुलॉक गिबन। कौन सा है? हुलॉक गिबन। ठीक है, सो दीज आर ऑल द स्पीसीज की जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। सिर्फ इंडिया में नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, राइट। बाकी इंडिया में नहीं मिलता है। तो वो कौन कौन है? चाइनीज पैंगोलिन, हुलॉक गिबन, पिग्मी हॉक, एंड यस, है ना, गोल्डन लंगूर। ओके, अब थोड़ा इधर चलता है। तो सिर्फ इंडिया में, मतलब अगर हम कहेंगे कि चंबल वगैरह के पार्ट है या फिर घाघरा है, या सिर्फ इंडिया में, मतलब इज इट इज एंडेमिक टू इंडिया? घड़ियाल अगर हम कहें तो नो, क्योंकि ये नेपाल में भी मिलता है। मतलब इसका रिसेंट कुछ साइटिंग नेपाल साइड में हुआ है, तो ये बहुत आराम से यूपीएससी यहाँ पे ट्रैप कर सकती है कि घड़ियाल ओनली फाउंड इन इंडिया। नो, इट इज नॉट एंडेमिक टू इंडिया, बिकॉज ये घाघरा नाम से जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, उस पे भी ये मिलेगी आपको। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा में भी इसका कुछ साइटिंग हुआ है रिसेंटली। बाकी हुलॉक गिबन ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, एंड बस, है ना, उतना आप ध्यान रखना। बट ये इंडिया के बाहर भी मिलता है हुलॉक गिबन, इट इज नॉट ओनली फाउंड इन इंडिया। उसके बाद मस्ट डीर, है ना, जो सिर्फ हिमालय में मिलते हैं, वो कौन है? मस्ट डीर, सिर्फ हाई अल्टीट्यूड पे मिलता है। और हम कह सकते हैं कि एक कुछ ऐसे स्पीसीज देखो या कमेंट करो
जो वेस्टर्न घाट में नीलगिरी के पास से मिलेंगे या नीलगिरी के साउथवर्ड ही मिलेंगे। ऐसे कुछ 3 से 4 स्पीशीज़ है, जो एंडेमिक है इस पार्ट को, एंडेमिक है वेस्टर्न घाट को, व्हिच इज़ एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है, ठीक है? तो हो सके तो प्लीज़ कमेंट करना इसको, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट स्पीशीज़। जैसे आप जम्मू कश्मीर में कह सकते हो ना हंगुल, पता है सबको हंगुल इज़ एंडेमिक टू नाउ जम्मू कश्मीर, मतलब अभी जो भी बचे हैं वो जम्मू कश्मीर में बचे हैं। एंड इट इज़ ओनली फाउंड इन इंडिया, हंगुल कश्मीरी स्टैग जो जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है। ओके? चलो, सो दिस इज़ ऑल कि आपको आई होप सबको आइडिया आ गया है कि किस प्रकार से ये वर्ल्ड के स्पीशीज़ पढ़ने हैं। इससे भी और आपको कुछ अगर ऐसे यूनिक स्पीशीज़ मिले तो प्लीज़ आप उसको गूगल करो, चैट जीपीटी करो, ठीक है? नेक्स्ट है नाउ पॉपुलेशन इंटरैक्शन। तो देखो हमें एनीवे बस ये चार्ट लर्न करना है। पॉपुलेशन इंटरैक्शन मतलब जो एनिमल एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, चाहे वो इंट्रा स्पीशीज़ हो या इंटर स्पीशीज़ हो, राइट? तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए कि ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने जा रहा है अनअकैडमी का, जो होगा 4th ऑफ मई को। देखो संडे को जो सुबह 9:30 बजे आपका जीएस का पेपर होगा एंड सीसेट का 2:30 बजे का पेपर होगा, राइट? तो ये सभी को देना है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया काफ़ी स्टूडेंट्स इसको इस टेस्ट को देते हैं और जिसमें आपका रैंक भी आपको समझ में आएगा, कितने स्टूडेंट्स में आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं, उसका पूरा एक एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो काफ़ी अच्छी टेस्ट है, इसको ज़रूर एनरोल करो। कमेंट में आपको इसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। टॉप 10 रैंकर्स बाकी एक्साइटेड प्राइजेस भी है कि फ्री एक्सेस भी मिलेगा पूरे प्लस कोर्सेज का एंड प्रीलिम टेस्ट सीरीज फॉर 1 मंथ आल्सो, है ना? तो टॉप 30 रैंकर्स गेट फ्री एक्सेस टू सीसेट टेस्ट सीरीज फॉर द 1 मंथ आल्सो, राइट? तो ये भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, वो ज़रूर देख लेना। बाकी अभी तक का सबसे कम प्राइस पूरे मतलब जीएस के सब्सक्रिप्शन पे आपको दिखेगा ओनली 17,999 पे। मतलब जितने भी अपना कंप्लीट यूपीएससी का जीएस का कोर्स है वो आपको यहाँ मिलेगा इंक्लूडिंग 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन। ये काफी गोल्डन चांस है सबके लिए, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो इसको भी एनरोल करो क्योंकि अभी अपने कई सारे बैचेस मेरे स्टार्ट हो रही है जो क्यों मतलब न्यू स्टूडेंट्स है या ओल्ड भी स्टूडेंट्स है, तो एकदम बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी होगा, एनवायरनमेंट भी मैं कवर कर रहा हूँ उसमें, एग्रीकल्चर होगा, विद आंसर राइटिंग भी होगा। और इतना सब कुछ आप इतने कम प्राइस में मतलब शायद ही आपको कहीं मिलेगा और इतना मतलब बेस्ट कंटेंट के साथ इवन बाकी टीचर्स भी यहाँ पे आपको उसी प्रकार का उसी लेवल का कोचिंग करेंगे, ठीक है? सो यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन यूज दिस कोड सुमित के लाइव। देखो नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। मतलब क्या है कि जो डिफरेंट एनिमल्स है तो उनमें जो इंटरेक्शन होता है, चाहे वो इंट्रा हो या इंटर हो। इंट्रा मतलब क्या है कि दो सेम स्पीसीज में अगर इंटरेक्शन होता है, जैसे टाइगर टाइगर, लायन लायन, तो इसको हम इंट्रा पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं। इंटर मतलब क्या है, दो अलग स्पीसीज में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर स्पीसीज रिएक्शन। तो इसको हम इन इंटरेक्शन जो होते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, उनको हम कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअली दोनों को बेनिफिट होगा ऐसा इंटरेक्शन। कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन मतलब दोनों को नुकसान होगा ऐसा इंटरेक्शन। प्रेडेशन मतलब क्या है कि जहां पे प्रेडेटर किसी प्रे को खा रहा है, मतलब टाइगर किसी डीर को खा रहा है ना, तो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपली प्रेडेशन। पैरासिटिज्म मतलब क्या है कि जैसे एक आधा इंसेक्ट है जो ब्लड सक कर रहा है, लीच वगैरह होता है, राइट? आ, तो ये जो डिफरेंट स्पीसीज है, जो आप पे होस्ट जो होता है उस पे अगर पैरासाइट है, मतलब उस पे अगर डिपेंडेंट है या फिर उसको सिर्फ हार्म करे ना कि डेथ कॉज कर रहे हैं, इट इज कॉजिंग अ हार्म नॉट डेथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म। तो ये पैरासिटिज्म का मेन मोटिव क्या है कि इसको जिंदा रखना है और फिर वो खुद ही सर्वाइव वहां पे कर पाएगा। कमेंसलिज्म अमेंसलिज्म में क्या है, देखो तो कमेंसलिज्म में क्या है, दोनों भी न्यूट्रल होते हैं। कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म में दोनों साइड में अगर आप देखोगे तो कमेंसलिज्म में बस इतना है कि एक को प्रॉफिट होता है और एक को निगेटिव। अमेंसलिज्म में क्या देखते हैं हम, एक को निगेटिव इंपैक्ट होता है। तो वो क्या है, अब हम आगे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं और ये पूरा चार्ट हमें इजीली आना चाहिए। जैसे अगर हम देखें इस चार्ट में हम क्या देख रहे थे, म्यूचुअलिज्म मतलब क्या है, ऐसा इंटरेक्शन जिससे दोनों को बेनिफिट होगा। कंपटीशन में क्या देखा कि दोनों ने एक दूसरे से इंटरेक्शन किया या दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसमें उनका नुकसान हो गया, राइट? वो भी आगे एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको। प्रेडेशन में क्या देखा हमने, प्रेडेशन में क्या है, यस, कि टाइगर को फूड के लिए किसी को हंट करना होगा,
किसी को मारना होगा, राइट? तो फिर उसकी डेथ हो गई, प्रेडेशन, उसके डेथ पे ही वो ज़िंदा रह पा रहा है ना? इसको कहते हैं प्रेडेशन। पैरासिटिज़म में क्या है? यस, एक का फूड है बट वो उसको मारना नहीं चाहता, उसको हार्म पहुँचाएगा बस। तो प्लस एंड नेगेटिव, दोनों भी प्लस एंड नेगेटिव, बस इसमें क्या है, हल्का-सा डिफरेंस है, हार्म ये डिफरेंस होगा। कमेंसलिज़्म में क्या है? देखो, कमेंसलिज़्म, अमेंसलिज़्म में न्यूट्रैलिटी होती है एक, कि मतलब उनको इंटरैक्शन मतलब करना नहीं है या इंटेंशन नहीं कोई इंटरैक्शन करने का, बट हो जाता है। तो उसमें कमेंसलिज़्म में क्या है कि एक को बेनिफिट होता है, मतलब कमेंसलिज़्म में एक को अनइंटेंशनली किसी ने कुछ एक्ट कर दिया तो उसको बेनिफिट हुआ, एंड अमेंसलिज़्म में क्या है, उसको नेगेटिव, मतलब किसी को इंटरैक्शन नहीं करना था, वो उसकी डेथ हो गई, राइट? या कुछ हार्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं, आप मुझे बताओ कि ये इंटरैक्शन कौन-सा होगा? कि अब ये तो क्या दिख रहा है कि ये इसको कंज़्यूम कर रहा है। तो ये कौन-सा इंटरैक्शन हुआ? है ना? इट इज़ प्रेडेशन, है ना? ये क्या हुआ? पूरा डेथ है ना, क्योंकि इसका तो पॉज़िटिव है, इसका तो नेगेटिव है। अब ये वाला इंटरैक्शन कौन-सा है? जो वल्चर, ऑलरेडी ये कुछ एनिमल के कुछ पार्ट्स बचे थे। अब इनका तो कोई उससे लेना-देना नहीं, क्योंकि ये हड्डियाँ तो वो खाएँगे नहीं, राइट? जो मांस है वो तो खा रहा है। तो उन्होंने कुछ पार्ट छोड़ दिया। तो दे आर न्यूट्रल, है ना? मतलब ये क्या है, अभी न्यूट्रल है। तो एक न्यूट्रल है बट इससे कुछ बाकी डिकम्पोज़र्स या वल्चर्स का बेनिफिट हो रहा है। तो ये क्या हो गया? बताओ कौन-सा इंटरैक्शन है ये? वन इज़ न्यूट्रल एंड वन इज़ बेनिफिटेड। सो दिस इज़ कमेंसलिज़्म, है ना? ये क्या हुआ फिर? कमेंसलिज़्म। गॉट इट? उसके बाद और एक इंटरैक्शन देखो, अब ये खाती है, चल रहा है, ठीक है? अपना-अपना चल रहा है, उसका कोई मोटिवेशन मतलब ये इंटेंशन नहीं है कि इसके पैर के नीचे कोई चींटी आ जाए और वो मर जाए। जैसे हम देखते हैं, हम भी चलते-चलते कहीं चींटी आती है, मर जाती है, राइट? तो अब ये कौन-सा इंटरैक्शन हुआ? तो ये तो न्यूट्रल है, वो अपना-अपना काम कर रहा है ना? उसका कोई मोटिव नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। बट इसके जो नीचे जो चींटी आ गई, वो तो मर गए, है ना? उसका नेगेटिव। तो ये कौन-सा हुआ? अमेंसालिज़्म। तो इसको क्या कहेंगे हम? अमेंसालिज़्म। गॉट इट? तो फ़र्क क्या है? एक न्यूट्रल एंड एक की हार्म या डेथ, बट इंटेंशन नहीं था उसका, उसको कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, ना नुकसान हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं? अमेंसालिज़्म। बट वही अगर बेनिफिट होता है किसी को ऐसे कुछ इंटरैक्शन से, तो उसको हम क्या कहते हैं? कमेंसलिज़्म। ठीक है? अब मुझे बताओ ये क्या होगा? अगर कोई काउज़ है यहाँ पे, वो अपनी ग्रास खा रही है, उससे क्या हो रहा है? सॉइल ओपन होती है ना? सॉइल से कीड़े कुछ बाहर आ जाते हैं और वो एक्सपोज़ होते हैं सनलाइट को और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये क्या हो गया? इनका तो कोई मोटिव नहीं था, है ना? क्या वो इसलिए ग्रास नहीं खा रहे कि इनको मार दें, राइट? वो अपने पेट भरने के लिए खा रहे, तो वो तो न्यूट्रल है। बट इनकी डेथ हो गई, मतलब क्या हो गया ये? अब क्या हो गया? अमेंसालिज़्म, राइट? ये क्या हो गया? अमेंसालिज़्म। इवन एनवायरमेंटल डैमेज को भी हम इस एग्ज़ाम्पल में ले सकते हैं। देखो ये कौन-सा एग्ज़ाम्पल है कि जो हम आज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है ह्यूमन्स की तरफ से, राइट? बहुत हम ज़्यादा ये करते जा रहे हैं, मतलब पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर बॉडीज़ खराब हो रही है, इकोसिस्टम, यूट्रोफिकेशन, है ना? ये सारे इश्यूज़ हम देख रहे हैं। बट हमारा मोटिव है क्या? ये एनवायरनमेंट खराब करने के लिए हम ये कर रहे हैं क्या? नहीं, है ना? हम अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, बस इतना है कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है और उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये दिख रहा है एनवायरनमेंट पे। तो इसको, इस इंटरैक्शन को क्या कहें? मतलब जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट होता है, उसको क्या कहें हम? अमेंसलिज़्म। क्योंकि हम तो मोटिव वैसा लिख के नहीं बैठे, बट एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा है तो नेगेटिव है। तो ज़ीरो एंड नेगेटिव मीन्स व्हाट? यस, न्यूट्रल एंड नेगेटिव मीन्स व्हाट? अमेंसलिज़्म। ठीक है? इवन देखो, अब ये शार्क का एग्जांपल, ये क्या होगा? कि अगर ये एक आधे फिश को खाता है ना? उसके कुछ स्क्रैप्स नीचे गिर जाते हैं, मतलब उसके टुकड़े कुछ नीचे गिरते हैं और बाकी छोटी फिश आके उसको खा लेती है। तो ये कौन-सा इंटरैक्शन हुआ? देखो, क्योंकि शार्क ने जो अपना खाना खाना था वो खा लिया, ठीक है? उसके छोटे-छोटे जो टुकड़े हैं वो तो उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं उसमें, वो आगे निकल जाएगी, कोई बड़ा कैच कर लेगी, राइट? तो बाकियों का यहाँ पे छोटे फिश का फ़ायदा हो गया। तो ये इंटरैक्शन को क्या कहेंगे हम? ज़ीरो एंड पॉज़िटिव इज़ व्हाट? बताओ। ज़ीरो एंड पॉज़िटिव क्या होगा? यस, इट इज़ कमेंसलिज़्म। ये क्या होगा? कमेंसलिज़्म। ओके, कमेंसलिज़्म। ठीक है? तो इसी प्रकार से देखो, थोड़े ऐसे प्रैक्टिसेस आपको रखने होंगे। जैसे हम अभी देखते हो मॉस्क्विटो, ठीक है? तो इसका इंटरेक्शन क्या होगा? है ना? जो हमारा खून चूस लेता है, बराबर है? तो इसका इंटरेक्शन कौन-सा हुआ? तो हम तो उसके लिए हॉस्ट है, राइट? हमें तो थोड़ा हार्म हुआ है, मेन मतलब डेथ कॉज़ करना ये उसका पर्पज़ नहीं है, बट हाँ, हमें हार्म हुआ है, बट उसका तो पेट भर गया। तो ये माइनस एंड पॉज़िटिव क्या हुआ? हुँ? क्या हो गया ये? यस, प्रेडेशन होगा क्या?
नो, क्योंकि हमारी डेथ यहाँ पे कॉज़ करनी है क्या? नहीं। यहाँ पे है पैरासिटिज़्म। ये क्या हो गया? पैरासिटिज़्म, राइट? तो ऐसे एग्ज़ाम्पल आपको देखने होंगे। ये कौन-सा हुआ फिर? है ना? ये इंटरेक्शन कौन-सा है? दिस इज़ कॉल्ड द प्रेडेशन, है ना? जिसमें डेथ कॉज़ करनी ही पड़ेगी। इसको हम क्या कहते हैं? प्रेडेशन। ये क्या हुआ? देखो, इंट्रा स्पीशीज़ कुछ झगड़े चल रहे हैं, चाहे मेट के लिए हो, चाहे फूड के लिए हो, चाहे शेल्टर के लिए हो, राइट? इंट्रा स्पीशीज़ चल रहा है, तो ये क्या हुआ? कॉम्पिटिशन, है ना? इसको क्या कहेंगे? 2 एनिमल एक-दूसरे के बीच में जो लड़ रहा है, तो वो क्या है? कॉम्पिटिशन। इवन इवन मैं इसमें कहूँगा, ये भी ऐड करूँगा कि एक फूड कैच हो चुका है, मतलब फूड एक हंट हो चुका है, जो शायद लेपर्ड ने किया है फॉर एग्ज़ाम्पल। बट वही कुछ वाइल्ड डॉग्स वगैरह है, हाइनास है ना? वो उनको सिमिलर है ना, मतलब एक फूड के लिए दोनों अगर लड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कॉम्पिटिशन। और शायद इन दोनों की लड़ाई में एक दूसरा, मतलब ऑब्वियसली ये दोनों इक्वली पावरफुल है, इसलिए तो लड़ रहे हैं, नहीं तो भाग जाएगा ना अगर ये इक्वली पावरफुल नहीं होते तो। तो ये दोनों लड़ेंगे तो शायद एक दूसरे को हार्म कर सकते हैं, एंड दोनों नेगेटिव, मतलब क्या है? कंपटीशन, है ना? इसको क्या कहेंगे हम? कंपटीशन। ठीक है? तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको थोड़े लर्न करने होंगे, हो सके तो इस चार्ट को अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट है, अब फीडिंग बिहेवियर में भी एक हमने वीडियो ऑलरेडी मैंने देख के रखा है। इसका डिटेल, आप सिंपल फीडिंग बिहेवियर मेरा नाम डाल देना, सुमित कुंडे, आपको मिल जाएगा। बट अब हम यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया था कि, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज की जो अपने फूड के अराउंड डांस टाइप करती है, अगर फूड मिलने के बाद वो डांस टाइप करती है ना, वैगल डांस करती है, तो वो वैगल डांस फीचर किसका है? तो ये है हनी बीज का, राइट? बीज का जो होता है। तो ऐसे स्पीसीज, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लेमुर का बताया था, ये लेमुर जो इंद्री बताया था, जो मादागास्कर में मिलता है, जो फूड में वाइब्रेशन सुनता है और फिर उसके बाद उसको हंट करता है। ये भी देखो आप, है ना? स्टिक अंदर डाल के, वुड के अंदर डाल के उसको इंसेक्ट निकाल के ओरंगुटन्स अपना खाना खाते हैं, है ना? तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे गए। इवन देखो कुछ फिश के बारे में आया था कि फिल्टर फीडर कौन है? फिल्टर फीडर, फिल्टर मतलब क्या है कि ना, वाटर पूरा इनहेल करेगा और उसके साथ फूड भी आएगा और वो फिल्टर होगा, पानी निकल जाएगा और वो फूड कैच होगा। तो ये कौन है? सोचो जरा इस पे, इसका आंसर क्या होगा? ऐसा कौन करता है ना? तो दैट इज ऑयस्टर। दिख रहा है आपको? इस प्रकार से फूड कैच करेंगे और इस जालियों में वो अटकेगा, इस वेब में वो अटक जाएगा, है ना? और वो फूड कैच हो गया, उसके बाद पानी यहाँ से निकल गया। इसको कहते हैं फिल्टर फीडर। तो ऐसे फीडिंग के कुछ टोटल 6 प्रकार है। मैं कहूँगा ठीक से देख लो इसको, अच्छे से देखो। फिल्टर फीडर मतलब क्या है? आपने देखा ना, बल्क में इनहेल किया जाएगा वाटर एंड उसको फिल्टर किया जाएगा, बाकी मतलब पानी निकल जाएगा, फूड कैच होगा। डिपॉजिट फीडिंग आगे देखेंगे हम क्या है, पहले इसको लिख लो। डिपॉजिट फीडिंग, फिल्टर फीडिंग, फ्लूइड फीडिंग, बल्क फीडिंग जिसमें ह्यूमंस बल्क फीडिंग में आता है, रैम फीडिंग एंड सक्शन फीडिंग। ठीक है? तो ये 6 आप स्टॉप करके एक बार पढ़ लेना। अब देखते हैं, फास्ट फास्ट देखेंगे हम। फिल्टर फीडर मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑयस्टर, बट ऐसा भी होता है फिल्टर फीडर कि जो पास वाटर पास होता है और फूड जो है वो कैच हो जाता है वहां पे, राइट? तो इसको कहते हैं हम फिल्टर फीडिंग। डक है, फ्लेमिंगोज में ये दिखेगा आपको, ऑयस्टर में दिखेगा। ठीक है? उसके बाद देखो स्पंज, ये एग्जांपल लिख लो। स्पंज में भी फिल्टर फीडिंग है, क्लैम्स में है, क्रील में है, बलीन व्हेल में है। व्हेल भी इसी प्रकार से फिल्टर फीडिंग करता है। उसके बाद आता है डिपॉजिट फीडिंग। डिपॉजिट मतलब अब देखो, है ना, मड होता है कुछ, दलदल वाला एरिया होता है, वहां पे एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स फूड के अटके हैं। तो ये खाने का काम है ना, काइंड ऑफ ये डिकम्पोजर भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये खाने का काम कौन कर रहा है? जैसे क्रैब वगैरह है ना? मोस्टली मैंने कहा ना, डिकम्पोजर मतलब डेट्रीवोर में आता है। तो ऐसे डिपॉजिट्स जो हुए हैं उस मड में, सॉइल में, ना, पीटलैंड में, मार्शलैंड में, तो उसको खाने का काम जो कर रहे हैं उसको कहते हैं हम डिपॉजिट फीडर। तो क्रैब है, उसके बाद फ्लाउंडर्स एक स्पीसीज है, हैडॉक है, स्नेल है, और एक ऐड करना, सी कुकुम्बर। ये अभी आजकल काफी न्यूज में भी है, सी कुकुम्बर। ओके, सी कुकुम्बर ऑल्सो, सी कुकुम्बर। ठीक है? ये भी देख लेना, ये गल्फ ऑफ मन्नार में मिलता है सी कुकुम्बर। हाँ, चलो यहाँ दिया है देखो, सी कुकुम्बर, राइट? ईल्स भी है। तो दीज आर डिपॉजिट फीडर। डिपॉजिट जो सैंड या यहाँ पे अंदर सी बॉटम में होगा, कहीं पे भी होगा, तो वो उसमें से फूड खाने का काम ये स्पीसीज करता है। फ्लूइड फीडिंग मतलब एकदम सिंपल है, देखो, जो हनी बी करता है ना, उसके बाद हमिंग बर्ड करता है, नेक्टर से, है ना, उसका हनी निकालने का काम जो किया जाता है, या इवन मॉस्किटो भी देखो, वो भी फ्लूइड फ्लूइड से
है ना? फ्लूइड निकाल के ही वो अपना, है ना, एज़ अ उनका फूड रहेगा। तो एम्फिड्स होगा, हनी बी हो गए, इवन कुछ बटरफ्लाइज़ है ना? मॉस्किटो है, तो ये आते हैं फ्लूइड फीडर में। इवन हमिंग बर्ड ऑल्सो, एंड कुछ ऐसे लीच वगैरह होते हैं ना जो ब्लड सकर्स होता है, लैम्प्रे है, नेमाटोड है ना? बटरफ्लाई है, मॉथ है, टिक एंड माइट हो गए, सो दिस ऑल्सो। इवन वो बेड बग्स वगैरह भी होते हैं, वो भी फ़िल्टर फीडर, सॉरी, ये भी कहाँ पे आएँगे? इसमें आएँगे इसमें किसमें आएगी ये? तो सॉरी, फ्लूइड फीडिंग में, ओके? सो ये किसमें आएँगे? फ्लूइड फीडिंग, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, फ्लूइड, क्योंकि ये फ्लूइड पे ज़िंदा रहता है ना, फ्लूइड फीडिंग है। तो फ्लूइड इज़ देयर फूड, एक्ज़ैक्टली। इवन वैम्पायर बैटा, दिस इज़ द ओनली फ्लूइड फीडर मैमल इन द वर्ल्ड, ओके? फ्लूइड फीडर मैमल एक ही प्रकार की स्पीशीज़ है, और वो कौन है? वैम्पायर बैट। ये कहाँ मिलती है? साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, ठीक है? इसको ज़रूर लिखें, वैम्पायर बैट। नेक्स्ट है बल्क फीडिंग, मतलब क्या है कि सिंपल, है ना, एक पूरा एनिमल हंट किया जाएगा और उसको खाने के पर्पस से ही होगा। ईटिंग ऑल ऑफ द प्रे इज नोन एज बल्क फीडर। इवन ह्यूमंस भी हम कहते हैं, हम खाना लेते हैं तो वो उसको पूरा ही खाता है। ऐसा आधा खाना, बस उसका फ्लूइड खा रहा है, उसको फिल्टर करके खा रहा है, ऐसा जनरली होता है। तो यूजुअली ह्यूमंस को हम बल्क फीडर ही कंसिडर करते हैं। एंड इवन एलिफेंट होगा, इवन स्नेक हो गए, है ना, ये भी क्या है? बल्क फीडर, है ना? उसके बाद है रैम फीडिंग में क्या होता है? अब ये रैम फीडिंग और सक्शन फीडिंग में हल्का-सा फ़र्क है। तो रैम फीडिंग मतलब क्या है कि एक, जैसे फ़िश में ही ये दिखता है, जो अपने फूड को कैप्चर करने के लिए स्लोली आगे बढ़ते और उसको अंदर, मतलब माउथ वाइडली ओपन करके उसको अंदर खींच लेता है ना? तो इसको क्या कहते हैं? रैम फीडिंग, लंच फीलिंग फीडिंग भी कहते हैं। जैसे गारफिश है, मैंटा अल्फ्रेडी, ये बहुत फ़ेमस है, देखो मालदीव्स, है ना? लक्षद्वीप वगैरह है, उसके आस-पास मिलते हैं, उनको टेल भी होता है, स्टिंग कहते हैं उसको। मैंटा अल्फ्रेडी है, गारफिश है, इनमें ये दिखेगा फीचर आपको, ठीक है? सो उसके बाद है सक्शन में क्या है? देखो सक्शन में, अब जैसे हमने देखा रैम फीडिंग में वो धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था और जो फूड को इनहेल, या हम कह रहे हैं ना पूरा बल्क में एक प्रकार से अंदर खींच रहा था। बट सक्शन में क्या होता है? वो जगह पे रहेगा, स्टेबल स्टेबल रहेगा एकदम, और वो एक सक्शन सा क्रिएट करेगा अपने अंदर, है ना? Suction feeding is mainly created when the fish opens the mouth, mostly involve the little or no movement at all. मतलब वो मूवमेंट नहीं करती, अनलाइक रैम फीडिंग, जो रैम फीडिंग में मूवमेंट थी, वेयर द प्रेडेटर मस्ट बी इन मोशन, है ना? प्रेडेटर मोशन में होता है और ये हल्का सा स्टेबिलिटी शो करता है और उसको सक्शन में खींच लेता है, तो ये होता है सक्शन फीडिंग, है ना? तो इसमें ग्राउपर एक अच्छा एग्जाम्पल है, एंड लैम्प्रे लार्वे एक है, कैडापुल्स है, ठीक है? कुछ डक के स्पीसीज आता है ना? वो इस कैटेगरी में आएगा। चलो, सो दिस इज द पार्ट ऑफ, यस, फीडिंग बिहेवियर, ओके? तो क्या-क्या देखा हमने उसमें? बस ये 6 मुझे लगता है अच्छे, देखो, फिल्टर फीडर, डिपॉजिट फीडिंग, फ्लूइड फीडिंग, बल्क फीडिंग, रैम फीडिंग एंड सक्शन फीडिंग, ओके? नेक्स्ट है ऑल एंडेमिक स्पीशीज टू इंडिया। इसमें भी हम एक रैपिड रिवीजन करेंगे, इसका नोट्स मैं आपको दे दूँगा, ठीक है? तो जैसे फास्ट एक बार देख लेते हैं। एशियाटिक लायन ओनली फाउंड इन इंडिया, यस। ओनली गिर फॉरेस्ट, ओनली गुजरात। ओके, जैसे ये क्वेश्चन को हमें डील करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए हम देख रहे हैं, तो वन ओनली इज द करेक्ट, बिकॉज बाकी हमने देखा ना कि वो इंडिया के बाहर भी मिलता है। कश्मीरी स्टैग ओनली फाउंड इन इंडिया, यस, ठीक है, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंड इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ कश्मीर। लायन टेल मकाऊ ओनली फाउंड इन इंडिया, यस। ओनली नीलगिरी में मिलता है या नीलगिरी के साउथ में मिलता है, ओनली वेस्टर्न घाट, ओनली वेस्टर्न घाट में मिलता है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, एंड ये डायurnal, मतलब डे में एक्टिव होते हैं, ओके? जैसे ये क्वेश्चन आया था ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉक्टर्नल, तो लायन टेल मकाऊ क्या है? डे में एक्टिव होता है, डायurnal है, ओके? मलबार सिवेट एंड सांबर डियर, इसमें आंसर क्या होगा? ओनली 2, ये नाइट में थोड़ा, या आफ्टर सनसेट जिसको हम कहते हैं ना, तो सांबर डियर आफ्टर सनसेट एक्टिव होते हैं, एंड मलबार सिवेट तो मतलब वो तो प्रॉपर नॉक्टर्नल, ठीक है? सो नीलगिरी लंगूर सिर्फ नीलगिरी में मिलते हैं। नीलगिरी मार्टेन नाम में ही है तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ नीलगिरी मिलते हैं, ये ओमनीवोर कैटेगरी में आता है, मतलब हर्बीवोर प्लस कार्निवोर, ये दोनों होते हैं। नीलगिरी ताहर ओनली फाउंड इन
वेस्टर्न घाट फिर से वेस्टर्न घाट ही है, स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, सबसे ज्यादा ये मिलते हैं एरवाविकुलम नेशनल पार्क ऑफ केरला। नेक्स्ट है पर्पल फ्रॉग, पिग्नोस फ्रॉग भी इसको कहते हैं, ये भी सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलता है। संगई डीर है ना, ये अब इसमें थोड़ा डिफरेंट फैक्ट है, मतलब देख लेना, संगई डीर जो है वो ब्राउ अंटिलर एंड डांसिंग डीर इसको कहते हैं, है ना? तो ये इसके पार्ट थोड़े म्यांमार में भी मिलते हैं, याद रखना ये म्यांमार, ये एंडेमिक नहीं कह सकते हम, बट इंडिया में अब मैं थोड़ा ये भी ऐड कर रहा हूँ कि इंडिया में सिर्फ एक ही जगह पे मिलता है। ठीक है, तो क्या ये करेक्ट है? हाँ, तो इंडिया में सिर्फ मणिपुर में मिलता है, बट इंडिया के थोड़ा ईस्ट में जाओगे तो म्यांमार में भी मिल जाता है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकटक लेक जरूर देख लेना, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। पिग्मी हॉक, हाँ, ये सिर्फ इंडिया में मिलता है। ओके, पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे बट अच्छा कंजर्वेशन हुआ इसलिए अभी ये एंडेंजर्ड में है। और ये ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? मानस नेशनल पार्क ऑफ आसाम, मानस में। ठीक है, इवन बर्नाडी ऑल्सो, पिग्मी हॉक। और ये अपना घर कैसे ना, वो नेस्ट कैसे बनाते हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। वो ग्रास का जैसे ये होता है ना, जैसे बर्ड्स का होता है, तो वैसा वो क्रिएट करके उसके अंदर वो ग्रास के, ड्राई ग्रास के अंदर जाता है। तो देख लेना आप उसको, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस प्रकार से ये दिखेगा आपको, है ना, दिस इज पिग्मी हॉक। और इंडियन जायंट स्क्विरल, ये भी सिर्फ इंडिया में मिलता है। और ये डायोडनल आर्बोरियल, है ना, मतलब ज्यादा आर्बोरियल मतलब क्या है, जो ज्यादातर अपना टाइम ट्री के ब्रांचेस पे स्पेंड करता है। ओके, स्टेट एनिमल ऑफ द महाराष्ट्र है ये, महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है जायंट स्क्विरल, जो कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सातपुड़ा रेंज है वहां पे मिलता है, मतलब काफी कॉमन भी है ये। बट हाँ, सिर्फ इंडिया में मिलते हैं, इतना याद रखना। इसको महाराष्ट्र में शेकरू भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था 2023 का, इसमें आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। फिर ये हेजहॉग है, मद्रास हेजहॉग है, वो सिर्फ मद्रास में ही मिलते हैं, मतलब क्या कहते हैं हम, चेन्नई या तमिलनाडु के आसपास मिलते हैं, एंडेमिक टू इंडिया। बट हाँ, एक चीज याद रखना कि हेजहॉग, सिर्फ हेजहॉग अगर पूछते हैं तो वो वर्ल्ड वाइड मिलता है, बट ये कुछ बार बेलिड है, मद्रास हेजहॉग है, तो वो सिर्फ अपने इंडिया में मिलता है। और एक ये देखो, इंडियन वाइल्डनेस, ये सिर्फ इंडिया में ही बचे अभी, जो भी है रन ऑफ कच्छ के आसपास है, और यहाँ पे इनकी सेंचुरी भी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, तो इनका भी अभी कंजर्वेशन काफी अच्छा चल रहा है, इसको देख लेना। इंडियन उनैगर भी कहते हैं, खुदखुर भी कहते हैं, खुर भी कहते हैं इसको। ये सिर्फ कहाँ मिलता है? रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ही मैं दिखा रहा हूं अभी, मलबार सिवेट, है ना। वैसे सिवेट इंडिया में आंध्र प्रदेश में भी मिलते हैं, बट मलबार नाम से एक सिवेट एक सब स्पीसीज है। ठीक है, वो सिर्फ कहाँ मिलती है? वेस्टर्न घाट में, एंड जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर यूपीएससी पूछ ले सिवेट इज एंडेमिक टू इंडिया, दैट इज रॉन्ग। ओके, सिवेट इज एंडेमिक टू केरला, रॉन्ग। बट मलबार सिवेट कहते हैं, मलाबार मतलब केरला, केरला की जो एक सिवेट स्पीसीज है वो सिर्फ केरला में मिलती है क्या? यस। सो जो वेस्टर्न घाट में मिलती है, एंड विच इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, एंड विच इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये नॉक्टर्नल स्पीसीज में आता है। और एक एंडेमिक स्पीसीज है हमारे पास, खराई कैमल, पता है आपको? विच द कैमल फाउंड ओनली इन गल्फ ऑफ कच्छ, है ना, गल्फ ऑफ कच्छ पता है सबको। तो वहां पे इवन ये स्विम भी कर सकते हैं, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, दे कैन स्विम अप टू 3 किलोमीटर, ऐसा एक क्वेश्चन भी आया था। तो उस क्वेश्चन को भी आप जरूर बाद में देख लेना। ठीक है, तो ये मैंग्रू के पेड़ पे, है ना, सर्वाइव करता है, और इसको जो इनका रियरिंग वगैरह करते हैं, डोमेस्टिकेटेड भी है, तो वो मलधारी ट्राइब करता है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है खराई कैमल। उसके बाद एक नामदापा फ्लाइंग स्क्विरल, ये भी इंडिया में एंडेमिक है, सिर्फ अरुणाचल में मिलती है, सिर्फ नामदापा नेशनल पार्क में मिलती है। अरुणाचल के एकदम ईस्ट में आता है नामदापा, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओके, नामदापा फ्लाइंग स्क्विरल विच इज नॉक्टर्नल हर्बीवोर कैटेगरी। नेक्स्ट, और एक इंपॉर्टेंट रह गई, जो मुझे लगता है, यहाँ पे इस मैप में थोड़ा देखो, राजस्थान में एक बर्ड स्पीसीज है देखो, जो पहले पाकिस्तान में मिलती थी, अब बस राजस्थान में ही बचा है, एंड जो राजस्थान का स्टेट बर्ड है। ठीक है, बता पाओगे? प्लीज कमेंट करना कि थार डेजर्ट या जो राजस्थान का डेजर्ट है वहां पे ये बर्ड स्पीसीज काफी फेमस है, और वो एंडेमिक टू इंडिया ही कहेंगे हम, मतलब अभी वो सिर्फ इंडिया में बच चुकी है, राइट, विच इज अ स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। प्लीज कमेंट करना, ठीक है।
बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए इसकी ये सब पीडीएफ दे दूँगा, आप इसको ज़रूर अटेंड करो। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन्स हैं, इसको देख लेना। जैसे ऐसा भी क्वेश्चन आता है देखो, लायन टेल मकाऊ नेचुरली फाउंड इन, अभी हमने देखा, बहुत अच्छे से मैंने बताया कहाँ मिलता है। तो आपको ज्योग्राफी भी अच्छा चाहिए क्योंकि इसमें से क्या एलिमिनेट होगा? ज़रा सोचो इस पे क्या आंसर होगा इसका और साइड में लिखो ज़रा, ठीक है? साइड में लिखना भी है सबको आंसर और करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है वो भी आपको चेक अभी मैं करवाऊँगा। तो सिंपल हमने क्या देखा, लायन टेल मकाऊ इज़ ओनली एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट, अब ज्योग्राफी क्यों स्ट्रांग चाहिए? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट सिर्फ कहाँ है? यस, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, राइट? एंड मतलब नीलगिरी का पार्ट कह रहा हूँ, वैसे तो गोवा एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात मतलब टोटल 6 स्टेट्स में आता है। बट कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु है ना, इस पार्ट में लायन टेल मकाऊ मिलता है। नीलगिरी एंड उसके साउथ पार्ट्स। तो आंध्र प्रदेश में वेस्टर्न घाट आता है क्या बताओ? वेस्टर्न घाट आंध्र में है क्या? नो। तो इसीलिए यहाँ पे कट लायन टेल मकाऊ फिर ईस्टर्न घाट में नहीं है ना, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट है ना कि वेस्टर्न घाट। और लायन टेल मकाऊ सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलता है। तो आंध्र कट हो गया। 1, 2, 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है? तो ये देख लो अभी सही है क्या? तो इसमें क्या था? इसमें 2 नॉलेज थे आपके। एनवायरनमेंट भी अच्छा चाहिए और ज्योग्राफी भी अच्छा चाहिए कि लायन टेल मकाऊ वेस्टर्न घाट में मिलता है, चलो इतना पता है आपको। बट वेस्टर्न घाट आंध्र में आती है क्या? है ना? ये भी आपको जानना ज़रूरी होगा। ठीक है? चलो, ठीक है? तो इस प्रकार से देखना, ये भी ऐसे क्वेश्चन आएगा नेचुरली फाउंड इन, मतलब अब देखो चीता नेचुरली मिलता है कि भले ही आज भी क्वेश्चन आ जाए 2025 में, तो क्या चीता नेचुरली इंडिया में मिलता है क्या? नो। हमने लेके आए, वो नेचुरली आया क्या घूमते-घूमते? नहीं। तो ये भी नेचुरली मिलता है क्या? नो। सेकंड अगर आप एलिमिनेट करो तो 1, 3, 4 ये नेचुरली इंडिया में मिलता है। ओके? चलो। नाउ कुछ नॉकटर्नल स्पीसीज दिखा देता हूँ मैं एक बार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो यू शुड नो, लायन टेल मकाऊ, मलबार सिवेट, है ना? ऐसे क्वेश्चन आए। तो एक बार हम फास्ट देख लेते हैं। नॉकटर्नल मतलब जो नाइट टाइम में एक्टिव होता है, उनको नॉकटर्नल कहते हैं। क्रेपिस्कुलर मतलब क्या है कि जो आफ्टर 6 पीएम एक्टिव है, मतलब आफ्टर सनसेट जो एक्टिव है, उनको क्या कहते हैं हम? क्रेपिस्कुलर। जो डे टाइम में एक्टिव है, उनको कहते हैं डायurnal। और जो अर्ली मॉर्निंग मतलब सनराइज के टाइम, है ना, जो एक्टिव है, उनको हम क्या कहते हैं? मैटिट्यूनियल। ओके? तो ये डिवीजन पता रहने दो। जिसपे अभी तक तो यूपीएससी ने नॉकटर्नल पे पूछा है, जैसे वुल्फ है, एलिफेंट है, देखो ओनली 2 घंटे ही, है ना, उनका 24 आवर में ओनली 2 आवर्स का स्लीप टाइम होता है। लोएस्ट स्लीप टाइम एनिमल में अगर किसी होगा, तो वो है एलिफेंट में। ठीक है? अफ्रीकन एलिफेंट, स्पेसिफिकली कौन सा एलिफेंट? अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। फिर लेमुर भी देख लेना, ये भी नॉकटर्नल है। बैट्स तो ऑब्वियसली सभी को जानते ही होंगे, है ना, नॉकटर्नल है। ये हाइबरनेशन में एक होमवर्क दे रहा हूँ कि कौन से एनिमल हाइबरनेट करते हैं। प्लीज आज हो सके तो उसका लिस्ट निकालो। नोट डाउन दिस। हाइबरनेट कौन से एनिमल करता है ना, जो पर्टिकुलर सीजन में हाइबरनेट हो जाता है, मतलब वो कंप्लीटली वहां पे बाहर नहीं निकलते, हाइबरनेट होता है, राइट? हेजहॉग देख लेना, ये भी नॉकटर्नल कैटेगरी में आता है और ये खुद को डर लगा तो ये ना रोल कर लेता है। इवन कुछ मंकीज के भी कैटेगरी आप देखोगे तो नॉकटर्नल में आता है, राइट? ये ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड बाद में एक बार स्टॉप करके इसको पढ़ लेना आप। ओपोसम भी देखोगे तो ये भी नॉकटर्नल कैटेगरी में आता है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा। आउल तो आपको पता है कि नॉकटर्नल कैटेगरी में आता है। इवन रकून जो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, वो भी नॉकटर्नल कैटेगरी में है। इवन रैट्स आपको पता है रात में जो है इधर-उधर निकल जाते हैं, राइट? तो वो भी क्या है? नॉकटर्नल कैटेगरी में है। ज़्यादा अब मैं डिटेल नहीं जाऊँगा, बट कुछ-कुछ स्पीशीज़ ही फास्ट में रैपिड आपको दिखा दूँगा। चीता इज़ आल्सो नॉकटर्नल, ओके? प्यूमा इज़ आल्सो नॉकटर्नल। हिप्पोपोटामस इज़ आल्सो नॉकटर्नल स्पीशीज़। इवन कांगारू भी अगर आप देखोगे तो दिस इज़ नॉकटर्नल, ओके? इवन टाइगर इज़ आल्सो नॉकटर्नल। ठीक है? स्लेंडर लोरिस जो आंध्र प्रदेश में काफ़ी अच्छे मिलते हैं, हाँ, ये ईस्टर्न घाट में मिलता है स्लेंडर लोरिस। शेषचलम बायोस्फीयरिज़्म में, तो ये भी क्या है? नॉकटर्नल। ठीक है? तो हो सके तो है ना, इस प्रकार से थोड़ा स्पीशीज़ वगैरह देख लेना, दैट इज़ सफिशिएंट। इन्वेसिव स्पीशीज़ मतलब क्या होता है कि ऐसे स्पीशीज़ जो नेटिव इकोसिस्टम है ना, उसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है और वहाँ पे जाके इतना बढ़ता है कि वो लोकल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है ना? ऐसे स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं? इन्वेसिव स्पीशीज़ या एक्सोटिक स्पीशीज़, है ना? या एलियन स्पीशीज़। तो ऐसा एक क्वेश्चन आया था 2018 में
जब ये न्यूज़ में था प्रोसिपस जूलिफोरा, है ना? ये न्यूज़ में है तो क्यों है? तो इसका आंसर क्या था कि ये इन्वेसिव है। इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडायवर्सिटी इन द एरिया इन व्हिच इट ग्रोज, मतलब जहाँ ये जाएगी वहाँ पे इतना फैलती है कि लोकल इकोसिस्टम को बर्बाद कर देती है। तो मैं कहूँगा कि बस इसमें हल्का-सा आप इन्फॉर्मेशन लिखो क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है। ये कौन इन्वेसिव स्पीशीज़ लिस्ट कौन निकालता है? नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, जो कौन से एक्ट के अंडर आता है? हमारा एक्ट कौन सा है? बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, उसके अंडर नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी आती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। वो ये लिस्ट निकालते हैं, तो उसकी 170 प्लस की लिस्ट है। बट मैं इंपॉर्टेंट करंट में जो है वही बताऊँगा, फटाफट इसको लिख लेना बस। अभी न्यूज़ में है लैंटेना कैमरा, ठीक है? इसको लिखो लैंटेना कैमरा, ये एक इन्वेसिव है इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में। दूसरी है तमिलनाडु नीलगिरी एंड वेस्टर्न घाट में लुद्विगा पेरुवाना। बस इसका नाम लिखो, बाकी कुछ मत लिखो। लुद्विगा पेरुवाना। नेक्स्ट है सेन्ना स्पेक्टाबिलिस, ये भी एक लिखना है, सेन्ना स्पेक्टाबिलिस। नेक्स्ट है कैपापाइकस अल्वेरजी, जो गल्फ ऑफ मन्नार में है ना, सीवीड एक है विच पोजेसेस थ्रेट टू कोरल रिफ। ओके, मतलब ऐसी एक सीवीड है कि जो बहुत फैलते जा रहे हैं और वहां के कोरल को नुकसान हो रहा है, कैपापाइकस अल्वेरजी। ठीक है। एक है प्रोसिपस प्रोसोपिस चिलेनिसिस, है ना, ये चिली से कुछ इंट्रोड्यूस हुआ और फिर यहाँ पे काफी बढ़ते जा रही है। प्रोसोपिस चिलेनिसिस, प्रोसोपिस चिलेनिसिस। उसके बाद और एक लिखना है आपको, जो गुजरात में रिसेंटली इसको बैन भी किया है। एक मैंग्रोव की स्पीसीज है जो बहुत इन्वेजन होती जा रही है और अंदर की तरफ भी वो काफी बढ़ रही है। तो उसका नाम है कॉनोकॉर्पस, है ना? क्या नाम है? कॉनोकॉर्पस। कॉनोकॉर्पस, इट इज अ इन्वेजिव स्पीसीज, कॉनोकार्पस। एंड ये मैंग्रोव टाइप में आती है, ठीक है। बाकी कांग्रेस ग्रास तो सबको बहुत ही कॉमनली पता होगा, इसको बताने की जरूरत है क्या? जो बहुत खेतों में नुकसान करती है, कॉनोकॉर्पस, सॉरी, कांग्रेस ग्रास। इवन कैनबिस सतिवा नाम से एक आती है, जिसका हेम्प मैरुआना भी जिसको आप कहते हो, राइट? तो इसको भी इंडिया में इन्वेजिव लिस्ट में पकड़ा है, मतलब इसको भी इन्वेजिव में कैटेगरी में पकड़ा है, ठीक है। तो ये आपके हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट वेट। तो देखो और एक है, और एक लिखना है आपको, वाटर हाइसिंथ। और एक कौन सी है? वाटर हाइसिंथ, ये एक लिखो, वाटर हाइसिंथ। ये भी काफी फैलते जा रहे हैं और ये करंट अफेयर्स में भी थे, वाटर हाइसिंथ, ठीक है। नेक्स्ट है अफ्रीकन कैटफिश, एक लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकन कैटफिश, ये भी एक इन्वेजिव स्पीसीज है। प्रोसिपस हमने देखी, प्रोसिपस जुलफ, ये तो ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा है, मैस्क्विड भी इसको कहते हैं, ये काफी ज्यादा मतलब इन्वेजिव दिखा गया है ऑल ओवर द इंडिया, मतलब शिवालिक और उसके साउथ में, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ, बट एक बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है, देखो कि एक बुलफ्रॉग है, इंडियन बुलफ्रॉग कहते हैं इसको, ये अंडमान निकोबार में इतना बड़ा है और ये कैनिबलिस्ट है। कैनिबलिस्ट मतलब अपने ही या बाकी कुछ फ्रॉग स्पीसीज है ना, उनको ही खा लेता है, ये कंज्यूम कर लेता है, और इसलिए बाकी वहां की फ्रॉग स्पीसीज खत्म होते जा रही है। तो ये कहाँ हुआ है? अंडमान निकोबार में। कौन सी फ्रॉग स्पीसीज है? इंडियन बुल फ्रॉग, ठीक है। तो ये देख लेना। बाकी अब और ऐसे कुछ स्पीसीज है जो हम मतलब सोच नहीं सकते कि ये सच में इन्वेजिव है, क्योंकि ब्रिटिश अंडमान निकोबार में जब ना, मतलब वहां पे आपको पता है सेल्युलर जेल था, वहां पे काफी ब्रिटिशर्स थे, तो वो गेम हंटिंग करते थे, मतलब वहां पे जानबूझ के कुछ चितल वगैरह ऐसे कुछ डीर के स्पीसीज लेके जाते थे क्योंकि वो हंट कर पाए, और उनको छोड़ देते थे। इवन एलिफेंट लेके गए, कुछ हॉर्स लेके गए, और बाद में इन ये कैसे हो गए? फेरल हो गए। फेरल मतलब क्या है कि अभी वो, है ना, अभी वो पालने वाले नहीं रहे, वो अब एनवायरनमेंट में वहां पे सरवाइव कर रहे हैं। तो ना, तो अगर यूपीएससी ऐसे कहे कि चीतल, क्या ये इन्वेजिव है इंडिया में? डेफिनेटली नॉट, बट अंडमान में है क्या? यस। अगर एक एक एरिया पकड़ के वो कहते हैं कि स्पॉटेड डीर है, बुलफ्रॉग है ना, तो ये अंडमान में इंडियन हॉक डीर है, ठीक है। और बताता हूँ मैं, लिजार्ड है, माइना है, जबकि ये बाकी इंडिया में कम हो चुके हैं। बट चित्तल या ये सभी जो स्पीसीज है अंडमान निकोबार में, आप देखोगे इवन एलिफेंट ऑल्सो ये इन्वेजिव पकड़ा जाता है वहां पे, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? इन्वेजिव स्पीसीज कहते हैं इन
आ, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो अगर अंडमान निकोबार टारगेट करे तो बस वही ध्यान रखना, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्टिविटी इन इकोलॉजी। तब तक इस क्वेश्चन को देखो आप, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। इसका आंसर सोचो क्या होगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स चेक। ओके, आई होप सबने सोचा ही होगा इस पे। तो प्रोडक्टिविटी मतलब क्या कि जहां पे सनलाइट ज्यादा है, ओके, उसके बाद फोटोसिंथेसिस काफी अच्छा हो रहा है, रेनफॉल ज्यादा है, ओके। सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ है? ऑब्वियसली इक्वेटर। एंड सनलाइट भी ज्यादा कहाँ है? इक्वेटर। तो वाटर अवेलेबिलिटी एंड ये सब होने के बाद बहुत डेंस फॉरेस्ट जहां मिलेगा, है ना, जहां पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर काफी ज्यादा है, मतलब जहां पे क्या है, फोटोसिंथेसिस काफी बेस्ट है, वहां पे आपको क्या मिलेगा? हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। एंड सबसे लोएस्ट कहाँ होगी? जहां पे सनलाइट बेयरली पहुंच पा रही है, या डेजर्ट होगा जहां पे पानी नहीं है, मतलब एक तो सनलाइट नहीं है, नहीं तो पानी नहीं है। तो ये दोनों हो गए तो ही प्रोडक्टिविटी ज्यादा दिखेगी आपको। तो ऐसा कुछ सीक्वेंस आता है। तो फास्ट फास्ट हम एक बार देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ मिलेगी आपको? रेन फॉरेस्ट मतलब इक्वेटर पे, मैंग्रोव के साथ। ऑब्वियसली मैंग्रोव भी रीजन हो गया, तो वहां पे भी उनका अडॉप्शन हुआ है ना। तो रेन फॉरेस्ट मैंग्रोव सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, या उसके बाद आएगा डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। फिर आता है टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर आएगा कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जो टुंड्रा तैगा वहां पे मिलेगा, टुंड्रा नहीं सॉरी तैगा में मिलेगा कॉनिफेरस फॉरेस्ट। फिर सावाना ग्रासलैंड। अब सभी फॉरेस्ट हो गए ना, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा? एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो इक्वेटर पे मिलता है, या मैंग्रोव फॉरेस्ट। फिर हमने देखा डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर हमने क्या देखा? टेम्परेट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट, राइट, टेम्परेट फॉरेस्ट, एंड देन फिर कौन सा आता है? कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो ये हो गए 4 फॉरेस्ट। अब पेड़ खत्म हो गए, अब क्या आएगा? ऑब्वियसली पेड़ के बाद क्या होता है? ग्रास होता है। तो कौन सा ग्रासलैंड है वर्ल्ड में, है ना, ट्रॉपिक्स में, जहाँ पे सनलाइट अच्छी है? ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड, ठीक है। तो पहला आएगा सवाना ग्रासलैंड, फिर आता है एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, फिर वुडलैंड, शबलैंड, एंड फिर उसके बाद और एक ग्रासलैंड आती है, वो है स्टेपी ग्रासलैंड, है ना। स्टेपी मतलब टेम्परेट वाली ग्रासलैंड, जहाँ पे थोड़ी सनलाइट कम होती है। फिर आता है लेक एंड स्ट्रीम के एरियाज आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मतलब जहाँ पे सनलाइट काफी बेयरली पहुंच पाती है, वो आएगा। ये सब डिक्रीजिंग हम देख रहे हैं, है ना, मतलब सनलाइट बहुत मुश्किल से पहुंच पा रही है, वो आएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एंड देन एकदम लास्ट में देख रहे हो आप ओपन ओशन, एंड इवन इसके लास्ट में, है ना, इसके भी लास्ट में क्या आएगा? टुंड्रा वेजिटेशन, क्योंकि वहां पे सनलाइट बहुत रेयर पहुंचती है, कुछ ही महीने के लिए पहुंचती है। तो वहां पे लाइकन, मॉसेस, है ना, यही ग्रो हो पाता है। तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है टुंड्रा में, इवन ओपन ओशन से भी और कम हो जाती है, राइट। डेजर्ट में जाओगे तो पानी नहीं है, राइट, सनलाइट है बट पानी है क्या? नहीं है, फिर और भी वहां पे कम होगी एक्सट्रीम डेजर्ट्स तक। तो एक सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या है? रेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव, ठीक है, ये लगभग इक्वल लेवल पे आता है ना, स्वैम्प मार्श जो भी होगा। फिर उसके बाद क्या आता है? टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर आता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, है ना, जिसको हम तैगा फॉरेस्ट कहते हैं। फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड, है ना, फिर एग्रीकल्चर लैंड, वुडलैंड, शबलैंड, फिर उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड, है ना, फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ओपन ओशन, टुंड्रा, डेजर्ट स्क्रब, एंड एक्सट्रीम डेजर्ट। सबसे कम कहाँ है? एक्सट्रीम डेजर्ट में, जैसे सहारा डेजर्ट वगैरह है वहां पे। तो इसलिए मैं कहूंगा प्रोडक्टिविटी थोड़ा अच्छा देखो, और इसका अब आंसर देखो क्या आएगा, जब भी हमने देखा। इसमें डेजर्ट तो नहीं दिया है, बट हाँ, मैंग्रोव सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि रेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव इज फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या आएगा? ग्रास लैंड, राइट। फिर उसके बाद क्या आएगा? लेक्स, एंड देन ओपन ओशंस, बराबर है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये मतलब एकदम इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बट ऊपर ऊपर आपको एक सिक्वेंसिंग, है ना, हल्का सा पता होना चाहिए कि क्या है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है। अब काफी सारे टॉपिक हमने देखे, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कौन से क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज है, और ये कौन लिस्टिंग करता है? आईयूसीएन, जो 1948 में क्रिएट हुआ था,
ग्लैंड स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर आता है। तो आईयूसीएन के अंडर डिफरेंट कैटेगराइजेशन है, जिसको आप 4, 3, 2 ऐसे याद रख सकते हो। तो 4 ऐसी कैटेगरीज़ है जो, है ना, मतलब जहाँ पे कोई इतना थ्रेट नहीं है। 3 है जो थ्रेट हो चुका है, मतलब अभी थोड़ा डर है कि ये खत्म हो सकता है। 70% लॉस्ट है तो वल्नरेबल, है ना? फिर उसके बाद सॉरी 50% के आसपास लॉस होगा तो वल्नरेबल है, फिर 70% है तो एंडेंजर्ड है, 90% लॉस है तो फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अगर पूरे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो फिर वाइल्ड लाइफ में है, तो फिर उसको एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कहेंगे। एंड सब जगह से एक्सटिंक्ट हो गए, अब कहीं पे भी नहीं दिखेंगे तो उसको कहेंगे एक्सटिंक्ट, ठीक है? तो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। और आजकल ये काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है ना, क्योंकि आपको पता है वो कुछ कंपनी है, उन्होंने डायर वुल्फ को, है ना? उस कंपनी का भी आज हो सके तो प्लीज़ नाम देख लेना कौन-सी कंपनी है वो। तो डायर वुल्फ का फिर से कह रहे हैं कि एक्सटिंक्ट जो स्पीशीज़ हो गए उनको उन्होंने, है ना, फिर से ज़िंदा किया, ऐसा कुछ चल रहा था। तो मैं कहूँगा कि इसमें ज़रूर चेक कर लेना आप, ठीक है, क्या है। बट ये स्पीशीज़ देख लो कौन से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सॉरी। तो देखो, नेक्स्ट है, अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखते हैं, फटाफट इसको कवर कर लेते हैं। इंडिया में क्या है? हंगुल कश्मीरी स्टैग इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है? ये कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर। हिमाचल वगैरह में मिलते थे, सिंध वैली, मतलब काफ़ी इनका हिमाचल तक स्प्रेड था, बट अब वहाँ पे कम हो चुका है, अब जो भी है जम्मू कश्मीर में है, दाचिगम। दाचिगम नेशनल पार्क ऑफ जम्मू कश्मीर। एक अंडमान व्हाइट टूथ श्यू नाम से है, वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल जो अरुणाचल में हमने देखा, तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके बाद नामदफा पता है सबको कहाँ है? यहाँ पे ईस्ट की तरफ, हाँ, ठीक है, नामदफा ज़रूर देख लेना। उसके बाद है इम्पोर्टेंट में हम जाते हैं चाइनीज़ पैंगोलिन, जो सिर्फ़ नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं इंडिया के, बट हाँ, इंडिया के बाहर चाइना, म्यांमार में भी मिलता है, वो एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। चाइनीज़ पैंगोलिन, हाँ, नॉट इंडियन पैंगोलिन। इंडियन पैंगोलिन इज़ नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ओनली चाइनीज़ पैंगोलिन, ठीक है? पैंगोलिन के अलग-अलग प्रकार हैं, जिसमें इंडियन पैंगोलिन एक बार देख लेना, मुझे लगता है एंडेंजर्ड कैटेगरी होगी, मतलब नंबर अच्छे खासे हैं। बस चाइनीज़ पैंगोलिन जो है वो, एंड सुंदा पैंगोलिन, दीज़ आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये अलग-अलग स्पीशीज़ आप एक बार स्टॉप करके पढ़ लेना। अफ्रीका एंड साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में ही पैंगोलिन मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट है मलबार सिवेट, ये एंडेंजर्ड है, क्रिटिकल एंडेंजर्स, है ना? तो जो कि सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलता है, केरला के आसपास ही मिलता है, तो व्हिच इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मलाबार सिवेट। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो राजस्थान में वेस्ट की तरफ डेजर्ट की तरफ मिलता है, वो कौन है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना, जो एंडेमिक है इंडिया में, अभी इंडिया में ही बचे, एंड वो कौन है फिर? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभी सिर्फ कहाँ मिलता है? राजस्थान में ही मिलता है, एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जैसे एक क्वेश्चन आया था देखो इस पे, इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है? डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तब ये न्यूज़ में था तो बराबर यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? तो कमेंट करना है सबको, इसका आंसर क्या है? मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि आप देखते नहीं होने तो, है ना? इसको आपको कमेंट करना है। चलो, नेक्स्ट है, बंगाल फ्लोरिकन इज़ आल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, साइबेरियन क्रेन इज़ आल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है? देन एक पोचार्ड, बेयर्स पोचार्ड नाम से आता है, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। बस नाम लिखो, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद फॉरेस्ट आउलेट इज़ आल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। फिर वल्चर के कुछ स्पीशीज़ हैं, व्हाइट वल्चर, रेड वल्चर एंड व्हाइट बेली, सॉरी, व्हाइट एंड रेड, हाँ, ये 2 ही आएँगे शायद, 1 मिनट जस्ट होल्ड ऑन। अ, हाँ, 3 आते हैं, सॉरी। व्हाइट वल्चर, रेड वल्चर एंड इंडियन वल्चर। वैसे इंडिया में टोटल 9 वल्चर के सब स्पीशीज़ मिलता है। तो उसमें व्हाइट वल्चर, ठीक है? और रेड वल्चर एंड इंडियन वल्चर, सिंपल इंडियन वल्चर। सो दिस 3 आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ओके? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एक आता है देखो, सॉरी, स्लेंडर बिल्ड वल्चर भी है ना? तो व्हाइट, रेड, इंडियन एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर।
स्लेंडर बिल्ड वल्चर, है ना? दीज आर ऑल क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उसके बाद यू नो दिस घड़ियाल, है ना? घड़ियाल इज ऑल्सो व्हाट? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, घड़ियाल। और वो सिर्फ अभी कहाँ मिलता है? तो चंबल के पास, घाघरा के पास, एंड थोड़ा नेपाल में भी, नेपाल के आसपास भी मिलेगा आपको, राइट? एंड केन रिवर के पास। उसके बाद हॉक्सबिल टर्टल नाम से एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, हॉक्सबिल टर्टल। हॉक्सबिल टर्टल। रेड क्राउन टर्टल, टर्टल भी देखो, रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल, दिस इज ऑल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, सो और एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें लगता है कि शायद इंडिया में नहीं होगी, तो गंगा शार्क, है ना? तो ये कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्रा रिवर तक भी मिलती है, इंडिया बांग्लादेश मिलती है, एंड मोस्टली पद्मा साइड, मतलब जो बांग्लादेश का साइड है ना, बांग्लादेश, तो वहां पे ये मिलती है गंगा शार्क। नॉट बिहार वगैरह तक नहीं, बट वेस्ट बंगाल के आगे आप देखोगे, या फिर पद्मा जो बांग्लादेश का पार्ट है वहां मिलती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब काफी कम नंबर हो चुके हैं। तो दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, गंगा शार्क। गैंजेटिक डॉल्फिन है क्या क्रिटिकली एंडेंजर्ड? नो, है ना? वो नहीं है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, बाकी एक और एक है लार्ज टूथ सॉफिश, ये इसको क्या कहते हैं? सॉफिश कहते हैं। ऐसे फिश को क्या कहते हैं? सॉफिश। ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, सॉफिश। ठीक है, बाकी एक पौंडीचेरी शार्क भी है, वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपको दिखेगी। ओके, तो चलो, सो दिस इज ऑल टॉपिक्स। देखो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया। मैंने आपको सबसे पहले एंडेमिक स्पीसीज का भी बताया, कौन सी इंडिया में है, वर्ल्ड की भी बताई। प्रोडक्टिविटी हमने पढ़ा। डीकम्पोजर वगैरह बस वो, उसका मैं एक नोट्स दे दूंगा आपको ग्रुप पे, बस वो डीकम्पोजर क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, वो नोट्स में आपको समझ में आ जाएगा। यूट्रोफिकेशन हमने इन शॉर्ट पढ़ा कि क्या होता है, वो एकदम स्टार्ट में ही हमने पढ़ा। एक्वाटिक फूड चेन भी मैंने प्रॉपर शो करी थी। नीश, होम रेंज, होम टेरिटरी, अलग अलग कंसेप्ट हमने पढ़े। स्पीसीज के बिहेवियर में वो नॉक्टर्नल वगैरह वो सब हमने देखा। बायोम क्या है, टाइप ऑफ बायोम क्या है, बायोस्फीयर क्या है, वो हमने देखा। ओके, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टाइप, मुझे लगता है ये आप नॉर्मल मेरे अगेन चैनल पे आपको मेरी बुक मिल जाएगी, या कोई भी अदर बुक से आप पढ़ लो इकोसिस्टम के टाइप, है ना? पॉन्ड इकोसिस्टम वगैरह वो आप आराम से वहां पे हो जाएगा। ये हमने पढ़ा बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, है ना? मेडिसिनल प्लांट की मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आते इस पे क्वेश्चन, जैसे मॉस्किटो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्ट रिपेलेंट, मॉस्किटो रिपेलेंट, ऐसा क्वेश्चन आके गया है। जैसे उसका आंसर एक लेमन ग्रास था, ऐसे क्वेश्चन थे। तो इसकी पूरी एक मेडिसिनल प्लांट्स की मैं पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा मेरे चैनल पे, तो वहां पे आप उसको डाउनलोड करके जरूर देखना। और फिर हमने, याद होगा सबको, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल भी देखा, जिसमें एनिमल फाइला किंगडम क्या होता है, मतलब एक बार फिर से हम देखते हैं, जिसको मैंने आपको एक कोड भी बताया था, है ना? तो कोड क्या था वो, याद है सबको? देख लो, डीकेपीसी ऑफ जीएस, है ना? डीकेपीसी ऑफ जीएस, ये मतलब ये कहीं पे भी कवर नहीं हुआ है, ये हमने बहुत अच्छे से एक ऊपर ऊपर एक, मतलब डिटेल की इसमें जरूरत नहीं है, बस आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसमें, है ना? डीकेपीसी ऑफ जीएस मतलब क्या है? डोमेन होता है, फिर किंगडम होता है, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, है ना? तो ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, इसका भी आंसर आपको कमेंट करने को बोला था मैंने, ठीक है? तो वो ज़रूर देख लेना। बाकी हर एक किंगडम में, मतलब 5 किंगडम क्या है क्लासिफिकेशन, एनिमलिया, प्लांट, फंगाई, प्रोटिस्ट, मोनेरा, बस इसके अंदर के एग्जांपल आपको देखने हैं। बस उतना आपको थोड़ा आपके लिए रखा है, बाकी तो ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा फिर, है ना? फूड चेन देखा, फूड वेब देखा, इकोटोन, इकोक्लाइन, एज इफेक्ट, है ना? ये ए स्पीसीज, इकोटोप, अलग-अलग मैंने डेफिनेशन वहाँ पे आपको बताई। इकोफिन क्या होता है? पॉपुलेशन इंटरेक्शन हमने देखा, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, वो सब हमने डिटेल में देखा। इकोलॉजिकल पिरामिड भी इस सेशंस में हमने देखा। इन्वेसिव स्पीसीज भी मैंने कौन से इंपॉर्टेंट है वो बताया, एंड नॉक्टर्नल स्पीसीज वगैरह वो भी हमने देखा। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज की भी मैंने पूरी लिस्ट अभी फास्ट इंपॉर्टेंट वाली जितनी है उतनी बताई, इससे बाहर तो कुछ नहीं होगा। एंड वर्ल्ड का भी हमने इंपॉर्टेंट स्पीसीज, तो दिस आर टोटल 20 टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड, है ना? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई नो मैंने थोड़ा-सा फास्ट कवर किया है, बट ये प्रीलिम से पहले हम इतना ही इसी लेवल पे कर सकते हैं। आई होप सबको स सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, एंड अगर और भी कुछ आपके सजेशंस होंगे, कुछ और सीरीज़ के बारे में आप चाहते हो कि वो कवर हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके? थैंक यू ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।